अध्याय 81। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खुली करके मरें। उस समय जो हुआ उसे सामने लाने का कोई मतलब नहीं है। आपने मुझे तब चुना क्योंकि आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके अलावा संप्रदाय का नेता बनने के बाद मैंने आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया और उन सभी वादों को पूरा किया जो मैंने आपसे किए थे। इसके अलावा अगर मैं संप्रदाय का नेता नहीं बनता तो क्या आप उस समय लड़ाई से बच जाते? हुयांग संप्रदाय के नेता ने हुयांग पूर्वज को देखा और कहा, मुझे पता है कि आपका समय समाप्त हो रहा है और आप अपने जीवन को लंबा करने के लिए कुछ दुर्लभ और कीमती सामग्री ढूंढना चाहते हैं। मुझे इस पर कभी आपत्ति नहीं होती, इसके विपरीत मैं इसका समर्थन करता हूँ। यदि आप ऐसी दुर्लभ और कीमती सामग्री चाहते हैं तो आप उन्हें स्वयं ढूंढ सकते हैं, भले ही आपको संप्रदाय की शक्ति का उपयोग करना पड़े। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें आपकी मदद नहीं करूंगा। यहाँ तक कि अगर आप नष्ट हो जाते हैं तो मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। जैसे ही फायर सन संप्रदाय मास्टर ने बात की, वह मुड़ा और चला गया। उसने फैंग चेन के साथ समय बर्बाद करना बंद करने और इसके बजाय खुद को थका लेने का मन बना लिया था। डरपोक फिर भी सतर्क, ये अग्नि सूर्य संप्रदाय गुरु की विशेषताएं हैं। यह उनके अस्तित्व में ही कुछ है। अपने से कमजोर प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय उन्हें मारने के लिए तेज और निर्णायक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। यदि एक अजेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है तो वे हार स्वीकार करने में संकोच नहीं करेंगे। जीवन किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही वह पूर्वज हुयांग के साथ सेना में शामिल हो जाए, उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, इसलिए वह कोई कदम नहीं उठा सकता। इस बूढ़े कोडर के लिए ऊपर जाना और इसे आजमाना अच्छी बात है। वह प्रतिद्वंद्वी की ताकत की सही सीमा का पता लगा सकता है। यदि उसकी ताकत औसत है तो वह एक चाल चलेगा और लूट का हिस्सा पाने की कोशिश करेगा। यदि प्रतिद्वंद्वी मजबूत है तो चारों ओर मुड़ें और दूर रहना सुनिश्चित करते हुए चले जाएं। कितना कायरता! पूर्वज हुयांग ने हुयांग संप्रदाय की ओर देखा और गुस्से से कहा। उसने ऐसा कायर, इतना डरपोक व्यक्ति कभी नहीं देखा था जो मौत से डरता था। मुझे नहीं पता कि इस आदमी ने इस स्तर तक कैसे खेती की। अगर मैं आपके प्रत्यक्ष वंशजों की तरह लापरवाह और निडर होता तो मैं शायद उसकी तरह ही बहुत पहले मर चुका होता। मेरी वर्तमान स्थिति और ताकत मेरी कड़ी मेहनत और चालाकी का परिणाम है। आपको मुझे इस तरह अपमानित करने की जरूरत नहीं है। आप अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपके सामने की स्थिति एक ऐसा अवसर है जो आपके जीवनकाल को बढ़ा सकता है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप में मौका लेने का साहस है या नहीं। फायर सन संप्रदाय मास्टर ने उपहास किया। स्पष्ट रूप से वह फायर यान पूर्वज को उकसा रहा था, साथ ही उसे यह भी बता रहा था कि यह उसके लिए एक अवसर था। यदि आप पीछे हटना चुनते हैं तो आपके पास फिर कभी ऐसा अवसर नहीं हो सकता है। यदि आप इस रास्ते को चुनते हैं तो आपके पास अपने जीवनकाल को बढ़ाने का एक शानदार अवसर हो सकता है। ये सुनकर अग्नि सूर्य पूर्वज का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। इस काय ने मुझे सबक भी सिखाया। दुनिया में हर कोई उसकी आलोचना कर सकता है, लेकिन इस काय को उसके बारे में ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको मुझे व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं दूसरे पक्ष की ताकत का परीक्षण करूं। बूढ़े पूर्वज हुयांग ने बर्फीली निगाहों से कहा, अच्छा, मैं यही सोच रहा हूं। अब जब चीजें सिर पर आ गई हैं तो फायर सन संप्रदाय मास्टर के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था और उन्होंने इसे सीधे दूसरे पक्ष को स्वीकार कर लिया। वैसे भी यहाँ तक कि फायर सन पूर्वज भी उसके साथ कुछ नहीं कर सका और वह उसे लड़ाई में नहीं हरा सका। पूरा संप्रदाय उसके नियंत्रण में था। ये कहा जा सकता है कि उसने फायर यान पूर्वज को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया, जिसका जीवनकाल हर पहलू में अपने अंत के करीब था। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। वह ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि अगर अग्निसूर्य पूर्वज उससे अधिक मजबूत होता। कमजोरों को धमकाना और ताकतवर से डरना हमेशा से उनका काम करने का तरीका रहा है। मुझे मौका मत दो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फायर सन संप्रदाय मास्टर की स्थिति बदलनी होगी। बूढ़े पूर्वज हुयांग ने जमकर कहा। वह फायर यान संप्रदाय मास्टर को मारना चाहता था, उससे भी ज्यादा वह फैंग चेन को मारना चाहता था। हालांकि फायर सन संप्रदाय मास्टर ने पहले जो कहा वह सच था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये सोचकर पूर्वज हुयांग ने एक गहरी सांस ली और अपनी शक्तिशाली आभा को उजागर करते हुए सीधे फैंग चेन की ओर दौड़े। इतने शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी, जिससे तलवार का इरादा स्वर तक पहुंच गया। ताई दिव्य तलवार, यह एक संत स्तरीय दिव्य हथियार है, लेकिन फैंग चेन शायद ही कभी इसका उपयोग करता है। एक संत स्तर का दिव्य हथियार। फायर सन पूर्वज की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका चेहरा सदमे से भर गया क्योंकि उसने तलवार के भारी इरादे का सामना किया। तो क्या हुआ अगर यह एक संत स्तरीय दिव्य हथियार है? पूर्वज हुयांग दहाड़ने लगे और उनके शरीर से एक बड़ी कड़ाही उड़ गई। कड़ाही पर प्राचीन रून दिखाई दिए जो दिव्य प्रकाश में डूबा हुआ था और इसमें एक भयानक आभा थी। यही नहीं, एक तेज दहाड़ सुनाई दी। फैंग चेन ने तलवार से वार किया जो फायर सन पूर्वज की कड़ाही से टकरा गया, जिससे एक शक्तिशाली दहाड़ शुरू हुई। ताई दिव्य तलवार ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा लिया, जिससे कड़ाही टोफू जितनी आसानी से टुकड़े टुकड़े हो गई। एक नर्म पीएफटी के साथ पूर्वज हुयांग ने एक और खून उगल दिया। स्पष्ट रूप से एक गंभीर चोट लगी थी। हालांकि तलवार की गति कम नहीं हुई। भारी तलवार का इरादा आगे बढ़ता रहा, सीधे फायर सन पूर्वज को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक तलवार के अंतहीन इरादे के बीच एक लौ भड़क उठी और पूर्वज हुयांग फैंग चेन पर हथेली से प्रहार करते हुए बाहर निकले। ये शोर है। मैं शोर से जाग गया था। किन लिंगलोंग, जो सो रहा था, ने भौहें चढ़ा दी और अधीरता से कहा। बाहर के शोर ने उसे जगा दिया और उसकी नींद में खलल डाल दिया। ये सुनकर फैंग चेन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेरी तलवार के एक हमले का सामना करने में सक्षम होने से पता चलता है कि आपके पास कुछ कौशल है। हालांकि उसकी नींद में खलल डालना अक्षम्य है, इसलिए आपको अपने जीवन के साथ भुगतान करना होगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फैंग चेन ने एक शक्तिशाली आभा फैलाई। शून्यता क्षेत्र में वापसी का तीसरा स्तर। फैंग चेन की साधना के स्तर को भांपते हुए पूर्वज हुयांग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। वह रिटर्निंग वॉर दायरे के केवल तीसरे स्तर पर है, फिर भी उसके पास इतनी दुर्जय ताकत है। एक गगनभेदी दहाड़। फैंग चेन ने अपने जन्मजात दाव शरीर को सक्रिय किया और अपनी विशाल मुट्ठी सीधे लक्ष्य पर पटक दी।
इस मूके ने महान दाव का दबाव बढ़ाया, फिर भी इसमें एक शक्तिशाली गति का अभाव था, ये बस अलंकृत था। केवल एक मूके के साथ अंतरिक्ष फटने लगा और फायर सन पूर्वज का शरीर फट गया, केवल उसकी आत्मा जीवित रही। काय, वह रिटर्निंग वॉर्ड दायरे के केवल तीसरे स्तर पर है। यदि आप अभी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आप कब करेंगे? पूर्वज हुयांग चिंतित दिखे और हुयांग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु पर दहाड़ने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि फायर सन संप्रदाय मास्टर ने कोई कदम उठाने की हिम्मत क्यों नहीं की जब दूसरा पक्ष रिटर्निंग वॉर्ड दायरे के तीसरे स्तर पर सिर्फ एक किसान था। यदि वह कोई कदम उठाता है तो वे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को मार सकते हैं यदि वे सेना में शामिल हो जाते हैं। यदि आप मरना चाहते हैं तो आप अभी भी मुझे अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप रिटर्निंग वॉर्ड दायरे के तीसरे स्तर पर एक कृषक के खिलाफ शक्तिहीन हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेरे शामिल होने का क्या उपयोग होगा? इसके अलावा दूसरा पक्ष बहुत आराम से है। अगर तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो और मर जाओ, मुझे अपने साथ नीचे मत खींचो, फायर सन संप्रदाय मास्टर ने अधीरता से कहा। फिर वह मुड़ा और चला गया, उसकी आवाज़ दूर तक लुप्त हो गई। आप वास्तव में कौन हैं? भले ही तुम आज मुझे मारना चाहते हो, कृपया मुझे ये जानकर मरने दो कि क्यों। बूढ़े पूर्वज हुयांग निराशा में दहाड़ने लगे। वह एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ के हाथों मरना स्वीकार करेगा, लेकिन वह एक ऐसे किसान के हाथों मरना स्वीकार नहीं कर सकता था जिसकी खेती का स्तर उससे कम था। प्रतिद्वंद्वी रिटर्निंग वॉर्ड दायरे के केवल तीसरे स्तर पर था, फिर भी वह उसे दबाने में सक्षम था, जो आधे कदम वाले सैन्य दायरे का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी भी नहीं जानता था कि दूसरा व्यक्ति कौन था। सच कहूं तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखें खुली करके मर जाएं। फैंग चेन ने दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उस पर मुक्का मारा। भयानक शक्ति ने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा पर सीधे प्रहार किया। तुरंत अग्नि सूर्य पूर्वज को शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर दिया। अग्नि सूर्य पूर्वज नष्ट हो गया है। पूर्वज हुयांग के पतन के साथ आसपास के किसान जल्दी से मुड़े और चले गए, जिससे फैंग चेन का पक्ष शांत हो गया। ये कौतुक कहाँ से आया? वह रिटर्निंग वॉर्ड दायरे के केवल तीसरे स्तर पर है, फिर भी उसने फायर सन पूर्वज को मार डाला जो आधे कदम वाले सैन्य दायरे में था, और इतनी आसानी से ऐसा किया। मुझे नहीं पता, वे निश्चित रूप से बर्फ और आग सागर के आसपास के क्षेत्र से प्रतिभाशाली नहीं हैं, वे किसी शक्तिशाली शक्ति से होने चाहिए। ये कुछ भी नहीं कहने जैसा है। यदि ऐसी प्रतिभा या विलक्षण प्रतिभा एक शक्तिशाली शक्ति से नहीं आती है तो ऐसी प्रतिभा को और कौन विकसित कर सकता है? इसके बारे में बोलते हुए मुझे हाल ही में प्रोडिजीज की सभा की याद आ रही है। क्या पवित्र पुत्र यूतियान ने कौतुक की सभा में एओतियानियों के साथ एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी? ऐसा लगता है कि पवित्र पुत्र यूतियान रिटर्निंग शून्य क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर है। तुम्हारा मतलब है यह बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र है? वास्तव में केवल सेंट सोन यूनियन जैसा विलक्षण व्यक्ति ही पूर्वज हुयांग को दबा सकता था और मार सकता था, जो आधे कदम वाले संघ क्षेत्र में था। हाँ, वह पुराना पूर्वज हुयांग वास्तव में बदकिस्मत है। वह वास्तव में पवित्र पुत्र यूनियन में भाग गया। पूर्वज हुयांग की मृत्यु अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं हुई। पवित्र पुत्र यूनियन के हाथों मरना भी उसके लिए एक सम्मान की बात थी। मैंने सोचा था कि फायर सन संप्रदाय मास्टर अभी बहुत काय था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके लिए थोड़ा काय होना सही था, अन्यथा वह बिना कुछ लिए अपना जीवन खो देता। ये सही है। वास्तव में फायर सन संप्रदाय मास्टर की विशेषताएं कुछ ऐसी हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि फायर सन संप्रदाय मास्टर का अस्थिर स्वभाव संभवतः एक मुखौटा है। काश्तकारों ने इस मामले पर चर्चा की, ये देखते हुए कि फायर सन संप्रदाय के दो आधे कदम वाले संघ क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक की मृत्यु हो गई थी और दूसरा डर गया था, जिससे उन्हें असंख्य भावनाएं मिली। फैंग चेन की आकृति एक बार फिर पहाड़ की चोटी पर उतरी। अगले ही पल उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग, बधाई हो मेजबान, सुस्ती से सम्राट लोहे की विरासत को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए। फैंग चेन चौंक गया, जिससे सो रहे किनलिंगलोंग जाग गए। किनलिंगलोंग ने अपनी आंखें मली और बुदबुदाया, फैंग चेन क्या हो रहा है? क्या और भी दुश्मन आ रहे हैं? नहीं, फैंग चेन ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और मुस्कुराया, आप सोना जारी रख सकते हैं। किनलिंगलोंग ने जवाब दिया और फिर फैंग चेन की गोद में लेट गया और फिर सो गया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह टैंकिंग में सफल हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गुप्त क्षेत्र के भीतर विरासत में हस्तक्षेप करने में विफल रहा? फैंग चेन पूरी तरह से हतप्रभ था। उन्होंने मूल रूप से 10,000 आत्माओं के स्रोत को प्राप्त करने के बाद हार न मानने के लिए खुद को तैयार किया था। चूंकि यह सिर्फ एक मामूली कथानक बिंदु था, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं इस छोटी सी कहानी को छोड़ने में सफल भी हो गया तो सिस्टम का इनाम बहुत अच्छा नहीं होगा। कौन जानता था कि वह वास्तव में हार मानने और यहाँ तक कि एक शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत प्राप्त करने में सफल होगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी फैंग चेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि गूंगा खेलना सफल है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप किसी साजिश में भाग लेते हैं या नहीं। यह इस बारे में है कि कथानक के कुछ तत्वों में हस्तक्षेप किया जाता है या नहीं। ये पता चलने पर फैंग चेन बहुत खुश हुआ। अगर ऐसा है तो भविष्य में उसके पास और विकल्प होंगे। कुछ कहानियों में ये तब तक ठीक है जब तक आप किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। संत विरासत के इस गुप्त क्षेत्र की तरह, जब तक आप इस विरासत में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक आप इसे हार मानने का एक सफल मामला मान सकते हैं। वह विरासत के इस गुप्त क्षेत्र में जा सकता है और अन्य चीज़ें प्राप्त कर सकता है। लोहे सम्राट की विरासत। मुझे आश्चर्य है कि इस विरासत में क्या है। फैंग चेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर सीधे सम्राट लोहे की विरासत को स्वीकार कर लिया। अगले ही पल उसका दिमाग बहुत सारी जानकारी से भर गया। लोहे सम्राट का धर्मग्रंथ, लुओ नदी की दिव्य शक्ति के 18 अध्याय, लुओ नदी निर्माण अध्याय, लुओ नदी का प्राचीन रहस्यमय धर्मग्रंथ। सम्राट लोहे की विरासत आश्चर्यजनक है, जिसमें दर्जनों अलौकिक शक्तियां और गुप्त तकनीकें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक सम्राट लोहे के आजीवन शोध की परिणति है। उनमें से महान सम्राट लोहे थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन के दाव को समझा। न केवल लोहे सम्राट का मूल लोहे एवेन्यू है, बल्कि कई अन्य रास्ते भी हैं। ग्रेट दाव में ये अंतर्दृष्टि कई अलौकिक शक्तियों में भी संघनित हो गई, जिनमें से सभी लुओ नदी की अलौकिक शक्तियों के 18 अध्यायों में दर्ज हैं। साथ ही विरासत में कीमिया, हथियार, क्राफ्टिंग और संरचनाओं में अंतर्दृष्टि भी शामिल है।
लोहे सम्राट का धर्मग्रंथ। ये लोहे सम्राट की नींव है। लुओ नदी दिव्य शक्ति के 18 अध्याय सम्राट लुओ नदी की कुंजी हैं जो पूरी तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। 18 अलौकिक शक्तियों में से एक, सभी नदियों को गले लगाना। ये सभी पहलुओं में किसी की ताकत को बढ़ा सकता है, जिसमें सुधार 10 गुना तक पहुंच सकता है। ये किसी के भौतिक शरीर और आत्मा दोनों को 10 गुना बढ़ा सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट लोहे के पास ऐसी अलौकिक शक्तियां होंगी। फैंग चेन ने अपने दिमाग में मौजूद जानकारी को छांट लिया और तुरंत चौंक गया। इस तरह की अलौकिक शक्ति बिल्कुल अकल्पनीय है। युद्ध शक्ति बढ़ाने की ऐसी शक्ति अत्यंत दुर्लभ है। इसमें कई महान सिद्धांत शामिल हैं और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप सिर्फ इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं। ऐसी शक्तिशाली अलौकिक क्षमताओं को बनाने के लिए किसी को महान दाव की अत्यधिक उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसी को असाधारण अंतर्दृष्टि और कुछ दुर्लभ अवसरों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जियो यूंटिंग के पास एक गुप्त तकनीक है जो उसकी युद्ध शक्ति को 5 गुना बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसी तकनीक की महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। एक बार जब किसी की साधना शून्य क्षेत्र में लौटने तक पहुंच जाती है तो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, केवल 2 बार उसकी ताकत बढ़ जाएगी। एक बार जब आप संत लोक में पहुंच जाते हैं तो सुधार नगण्य हो जाता है। इसके अलावा जियो यूंटिंग की गुप्त तकनीक केवल भौतिक शरीर की ताकत को बढ़ा सकती है, ये किसी अन्य पहलू में सुधार नहीं कर सकता। सभी चीज़ों को अपनाने की क्षमता अलग है, यह एक व्यापक सुधार है। किसी की ताकत को 10 गुना बढ़ाना कितना भयानक अस्तित्व होगा। ये सम्राट लोहे बहुत शक्तिशाली है। फैंग चेन की आंखें टिमटिमा उठी, उसका दिल सदमे से भर गया। सभी नदियां समुद्र में बहती हैं कि इस अवधारणा ने उन्हें एक सम्राट स्तर के विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई एक शक्तिशाली दिव्य क्षमता की याद दिलाई जो किसी की युद्ध शक्ति को 8 गुना बढ़ा सकती थी। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसे अपनी अलौकिक शक्तियों को सक्रिय करने के लिए एक ट्रिगर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह उपयोग के बाद लंबी अवधि की कमजोरी का कारण बनेगा। सभी नदियां समुद्र में बहती हैं सिद्धांत का ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जब तक फैंग चेन सुधार करना चाहता है वह तुरंत सुधार कर सकता है। इसके अलावा इसके बाद के प्रभाव बहुत गंभीर नहीं है। बात बस इतनी है कि किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है और आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने के लिए बस कुछ गोलियों की जरूरत है। ये कहा जा सकता है कि ऑल रिवर रन इन द सी की गुप्त तकनीक पूरी तरह से जियो यूंटिंग से आगे निकल जाती है और साथ ही उस सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई दिव्य शक्ति को पार कर जाती है। उस सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत अनगिनत काश्तकारों की खोजों का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक किसी को भी यह नहीं मिला है। फैंग चेन को पता था कि विरासत कहाँ स्थित है। ये बाद में जियो यूंटिंग का अवसर बन गया और यह इस अलौकिक शक्ति के माध्यम से था कि वह बाधाओं को दूर करने और बाद की कहानी में शक्तिशाली विरोधियों को मारने में सक्षम था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार इतनी अच्छी फसल होगी। सभी आत्माओं का स्रोत प्राप्त करने के बाद हुआ मेंगेंग ने ये ज्ञान पवित्र शरीर प्राप्त किया और साथ ही मुझे सम्राट लोहे की विरासत भी प्राप्त हुई। फैंग चेन मिश्रित भावनाओं से भर गया था। अध्याय 83 मेरी बहन मजबूत हो गई है, क्या वह फैंग चेन को हराने में मेरी मदद कर सकती है। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए फैंग चेन सभी चीज़ों को अपनाने की इस क्षमता से काफ़ी संतुष्ट था। सम्राट लोहे की अन्य विरासतों का उल्लेख नहीं करना। लुओ नदी दिव्य शक्तियों के 18 अध्यायों में सभी नदियां समुद्र में चलती हैं के अलावा 1 दर्जन से अधिक अन्य दिव्य शक्तियां हैं जो सभी नदियां समुद्र में चलती हैं, जितनी शक्तिशाली नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे अभी भी दुर्लभ और शक्तिशाली गुप्त तकनीकें हैं। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक सम्राट की विरासत है। फैंग चेन ने खुशी के साथ मन ही मन सोचा। लोहे सम्राट की विरासत एक अप्रत्याशित बोनस थी। उन्होंने मूल रूप से इस संत क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत प्राप्त करने से पहले हुआ मेंगेंग के एकांत से उभरने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी। अब ऐसा लगता है कि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा सिस्टम ने कहा कि उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक छोड़ दिया था और यहाँ तक कि एक इनाम भी प्राप्त किया था, जिसका अर्थ है कि विरासत पहले ही किसी और द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। चूंकि ऐसा है, इसलिए अब और जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम हुआ मेंगेंग के लिए बाद में एक अवसर ढूंढ सकते हैं। तभी एक जोरदार दहाड़ आए। ये हुआ मेंगेंग की दिशा से आया था और एक काली और सफेद रोशनी दिखाई दी जिसने पूरे गुप्त क्षेत्र को ढक लिया था। हुआ मेंगेंग ने आखिरकार सम्मेलन को पूरा करने में 2 दिन बिताए। अचानक प्रकाश फैल गया और हुआ मेंगेंग की आश्चर्यजनक आकृति दिखाई दी। इस समय हुआ मेंगेंग ने स्वर्ग से एक परी की तरह, अलौकिक और ईथर की तरह एक पवित्र आभा का प्रदर्शन किया जिसे दूर से प्रशंसा की जानी चाहिए लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अतीत में हुआ मेंगेंग इतनी मनोरम थी कि उसके हर कदम से लोगों का खून खौल उठता था। फिर हुआ मेंगेंग के पास अब स्वर्ग से एक परी की तरह एक निर्दोष आकर्षण और महान स्वभाव है। ये 2 पूरी तरह से अलग स्वभाव हैं। यहाँ तक कि उसके जेट काले बाल भी काले और सफेद हो गए थे, लेकिन इससे हुआ मेंगेंग की सुंदरता कम नहीं हुई। इसके बजाय इसने उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया, जिससे वह और भी अधिक मनोरम हो गई। महाराज, पवित्र पुत्र, हुआ मेंगेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं। फैंग चेन को अपने सामने देखकर वह बहुत खुश हुई। वह तुरंत खड़ी हुई और खुद को फैंग चेन की बाहों में फेंक दिया, जिससे किनलिंगलोंग, जो फैंग चेन के पैर को गले लगाते हुए सो रहा था, को खटखटाया गया। आउच, ये दर्द होता है। किनलिंगलोंग ने अपना सिर ढक लिया और फूट फूट कर रोने से खुद को नहीं रोक सका। यिनयान पवित्र शरीर को प्राप्त करना कैसा लगता है? फैंग चेन ने हुआ मेंगेंग को गले लगाया और हंसे। ये बहुत अच्छा लगता है, एक पूर्ण परिवर्तन की तरह। हुआ मेंगेंग एक विनम्र बिल्ली के बच्चे की तरह फैंग चेन की बाहों में बसी हुई थी। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। एक अवर्णनीय आकर्षण था जिसने आत्मा को मोहित कर लिया। पहले की तरह उसने जो भी कदम उठाया वह किसी के रक्त को पंप करने के लिए पर्याप्त था, खासकर हुआ मेंगेंग की अभिव्यक्ति के साथ। यह आदमी वास्तव में देश और उसके लोगों के लिए एक अभिशाप है। यदि प्राचीन काल में ऐसा होता तो इसने अनगिनत सम्राटों को अक्षम शासकों में बदल दिया होता, अपना सारा समय हुआ मेंगेंग के साथ बिताया होता और राज्य के मामलों की उपेक्षा की होती। अभी मुझे लगता है कि मैं दानव जाति के प्राचीन शाही पुत्रों के समान स्तर का हूँ और शायद मैं उन्हें हरा भी सकता हूँ। हुआ मेंगेंग ने आत्मविश्वास से कहा। यिनयान पवित्र शरीर एक शीर्ष स्तरीय प्राचीन काया के रूप में इसमें अत्यंत शक्तिशाली गुण और ताकत है।
यदि वे समान स्तर पर होते तो हुआ मिंगयिंग उन प्राचीन शाही परिवारों के पवित्र पुत्रों से कमतर नहीं होते। अब आपको अपनी साधना के स्तर को रिटर्निंग शून्य दायरे तक बढ़ाने की आवश्यकता है। आप वर्तमान में केवल छठे क्षेत्र सम्राट क्षेत्र में हैं। आप संभवतः उन प्राचीन शाही परिवारों के पवित्र पुत्रों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? फैंग चेन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन प्राचीन शाही परिवारों के पवित्र पुत्र मूल रूप से 8वें क्षेत्र में थे, शून्य क्षेत्र में लौटना, जबकि हुआ मिंगयिंग उसके पीछे 2 प्रमुख क्षेत्र थे। इसके अलावा उन प्राचीन शाही परिवारों के पवित्र पुत्र तियानिक्सुआन क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली और राक्षसी प्रतिभाशाली हैं और अपने साथियों में सबसे शक्तिशाली हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यता वर्तमान में हुआ मिंगयिंग से कम नहीं है। ऐसे कौतुक को हराना आसान नहीं होगा। बेशक मुझे ये पता है, लेकिन जब तक मैं अपनी साधना के स्तर को रिटर्निंग वर्ल्ड दायरे तक बढ़ाऊंगा, मैं निश्चित रूप से उन्हें हराने में सक्षम रहूंगा। तब मैं महामहिम की मदद कर पाऊंगा। हुआ मिंगयिंग आत्मविश्वास से भरी और प्रसन्न लग रही थी। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि प्रतिभा और योग्यता हर चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। बेहतर प्रतिभा और योग्यता वाले लोग अक्सर मार्शल आर्ट के रास्ते पर आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। शाश्वत सम्राट जैसे प्राणी अंततः केवल एक बहुत छोटे अल्पसंख्यक हैं। शायद वह जियो यूनिटिंग की तरह एक चुना हुआ बन सकता है और स्वर्ग का पक्षधर हो सकता है। हालांकि चुने हुए लोग स्वर्ग के पक्षपात स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी प्रतिभा के साथ धन्य होते हैं। ठीक है, तो मुझे तुम पर विश्वास है, फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआ मिंगयिंग अब सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है और ज्ञानोदय क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि शून्य क्षेत्र तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। क्या सिस्टर मिंगयिंग सफल हुई? फिल्म क्वीन हुआ मिंग को देखकर किन मिंगयाओ जल्दी से उठे और भाग गए। फैंग चेन के विपरीत किन मिंगयाओ और हुआ मिंगयिंग के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। भले ही वे एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, लेकिन वे पहले से ही बहनों की तरह बन चुके हैं। यह एक सफलता है। अब मेरे पास लिंगलोंग की रक्षा करने की ताकत है। हुआ मिंगयिंग ने फैंग चेन को जाने दिया, उसके पास गया और हंसते हुए किन लिंगलोंग को गले लगा लिया। ठीक है, हाँ, सिस्टर मिंगयिंग मजबूत हो गई है। वह अब लिंगलोंग को उस बुरे आदमी फैंग चेन को हराने में मदद कर सकती है। किन लिंगलोंग खुशी से उछल पड़े। लिंगलोंग, चलो किसी और को ढूंढते हैं, हुआ मिंगयिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं भविष्य में एक मजबूत महिला बन जाऊंगी, अगर आपका शाही भाई आपको धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे पीटने में आपकी मदद करूंगा। यह एक तरफ रखते हुए कि क्या वह फैंग चेन के लिए एक मैच है, भले ही वह उसे हरा सकती है, वह उसे नहीं मारेगी। लिंगलोंग सोच क्या है, लेकिन मेरा बड़ा भाई मुझे कभी धमकाता नहीं है, किन लिंगलोंग ने थपथपाकर कहा। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हुआ मिंगयिंग ने उसके हाथों को देखा और कहा, ठीक है, उसे चिढ़ाना बंद करो। ये काफी अच्छा है कि वह किन तियानमिन को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही है। उसे किन राजवंश में बिगड़ल राजकुमारी के रूप में जाना जाता था। किन राजवंश में किसने उसे धमकाने की हिम्मत की? फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। किन लिंगलोंग किन शाही परिवार की सबसे छोटी राजकुमारी थी और किन सम्राट उनसे बहुत प्यार करती थी। चाहे वह उसके साथी हो या बड़, हर कोई किन लिंगलोंग पर प्यार करता है और कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करता है। यदि कोई ऐसा करने का साहस करता है तो उसे न केवल किन तियानमिन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि किन हुआंग और अन्य लोगों के क्रोध का भी सामना करना पड़ेगा। मैं कहाँ अनुचित रहा हूँ? तो फिर मैं एक बिगड़ल राजकुमारी नहीं हूँ? किन लिंगलोंग ने थपथपाया और तुरंत जवाब दिया। फिर उसने हुआ मिंगयिंग की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, बहन, क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? तो फिर इस फैंग चेन आदमी को कौन हरा सकता है? वह अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ फैंग चेन को पीटना चाहती थी। हालांकि न तो उसका बड़ा भाई कर सकता था, न ही उसकी बहन हुआ मिंगयिंग। उसके पिता कर सकते थे, लेकिन उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उसके लिए उसे फैंग चेन को अनुशासित करने के लिए कहना उचित नहीं होगा। अगर मैं वास्तव में एक कदम उठाता हूं तो मेरे पिता शर्म को सहन नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में कैसे? लिंगलोंग, आपको खेती करने और मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और फिर जाकर महामहिम पवित्र पुत्र को सबक सिखाना चाहिए। मैं तब आपकी मदद कर सकता था। किन लिंगलोंग का चिंतित चेहरा देखकर हुआ मिंगयिंग कुछ कहे बिना नहीं रह सकी। ये सुनकर किन लिंगलोंग ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और उसकी आंखें चमक उठीं। बहन, यह एक अच्छा विचार है। एक बार जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं सिस्टर मिंगयिंग के साथ मिलकर काम करूंगा और हम निश्चित रूप से फैंग चेन को अच्छी पिटाई देंगे। जैसे ही किन लिंगलोंग ने बात की, उसने फैंग चेन को चौड़ी आंखें लगाकर देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, आप कोई खतरा नहीं देख सकते हैं। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि आपके शक्तिशाली बनने से पहले फूल मुरझा न जाएं। फैंग चेन ने किन लिंगलोंग की ओर देखा और खुद को सोचने से खुद को नहीं रोक सका। वह कैसे सोच सकती थी कि अगर वह मजबूत हो गई तो मैं भी मजबूत नहीं बनूंगा। अध्याय 84 जियो यूनिटिंग और जियो चोंगलू मिलते हैं। आइस सिटी, ये बर्फ और आग सागर में स्थित एक और शहर है जो फ्लेम सिटी के समान है। दोनों बर्फ और आग सागर द्वारा समर्थित हैं। हालांकि इस पक्ष को आइस एंड फायर सी आईसी के दूसरे आधे हिस्से का समर्थन प्राप्त है। बर्फीले समुद्र के पास एक शक्तिशाली शक्ति है जिसे आइस एंड स्नो संप्रदाय कहा जाता है। क्योंकि हॉबिन बर्फ सागर के करीब है, पूरे वर्ष तापमान बहुत कम रहता है और यह क्षेत्र वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। एक सराय के अंदर जियो यूनिटिंग कोने में एक मेज पर बैठते हुए थका हुआ लग रहा था। होली लैंड ग्रैंड प्रतियोगिता के बाद से वह अपनी ताकत में सुधार करने के लिए बाहर प्रशिक्षण ले रहा है। उम्मीद कर रहा है कि एक दिन फैंग चेन को पीछे छोड़ देगा और उसे पैरों के नीचे रौंद देगा। हालांकि वह अभी तक फैंग चेन को नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा कि उसका फैंग चेन के साथ मतभेद होना तय है। इतने लंबे प्रशिक्षण के बाद जियो यूनिटिंग की ताकत में काफी सुधार हुआ है और अब उसने 5वें क्षेत्र दिव्यमूल क्षेत्र के 8वें स्तर में कदम रखा है। जिस गति से उनकी खेती में सुधार हुआ वह अकल्पनीय था। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड का बुरा आदमी भी चौंक गया। जिस गति से उसकी खेती में सुधार हुआ है वह बहुत तेज है। यहाँ तक कि उन अद्वितीय प्रतिभाओं ने भी इतनी तेज गति हासिल नहीं की है। बेशक जियो यूनिटिंग का तेजी से सुधार अनगिनत जीवन और मृत्यु के अनुभवों और कई अवसरों के कारण भी था जिसने उन्हें इस स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी। इससे एल्डमिंग को बहुत झटका लगा। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए उनका शिष्य अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। हमेशा कुछ महान हासिल करने का प्रबंधन करता था, चाहे वह कहीं भी जाए। ये थोड़ा कठिन और थोड़ा खतरनाक था।
हालांकि वह हमेशा खतरे से बचने में कामयाब रहा। ये फिर से फैंग चेन है। अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर जियो युनटिंग का थका हुआ शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया। इस अवधि के दौरान वह जहां भी जाता था वह लोगों को फैंग चेन के बारे में बात करते हुए सुन सकता था। यह आदमी वास्तव में लगातार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, जब तक वह ऐसी जगह पर जाता है जहां लोग हैं, वह अनिवार्य रूप से लोगों को फैंग चेन के बारे में बात करते हुए सुनेगा। इसने जियो युनटिंग के दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया और वह मदद नहीं कर सका लेकिन गुस्सा महसूस कर रहा था। यह आदमी हर जगह क्यों है? उसे ऐसा करने का अधिकार क्या देता है? जियो युनटिंग बेहद असहज और नाराज महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। क्या तुमने सुना है? फ्लेम संप्रदाय के कुलपति को मार दिया गया है। मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति ने उसे मारा वह रिटर्न इनवॉर्ड दायरे के तीसरे स्तर का एक युवक था। मैंने इसके बारे में पहले ही सुना है। मैंने सुना है कि रिटर्न इनवॉर्ड दायरे के तीसरे स्तर पर युवक क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है। क्या ये सच है? बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र भी बर्फ और आग के समुद्र में गया। उन्होंने कहा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रतिभाएं फायर सन पूर्वज को मार सकती हैं जो रिटर्न इनवॉर्ड दायरे के तीसरे स्तर पर है और वह आधे कदम वाले सेंट दायरे में है। इसके अलावा उस युवक ने आसानी से काम किया, कुछ ही चालों में फायर सन पूर्वज को मार डाला। रिटर्न इनवॉर्ड दायरे के तीसरे स्तर पर आधे कदम वाले सेंट दायरे के विशेषज्ञ को आसानी से मारना बहुत अपमानजनक है। अन्यथा उन्हें जीनियस और विलक्षण कैसे कहा जा सकता है? चूंकि उन्हें विलक्षण कहा जाता है, इसलिए उन्हें सामान्य लोगों की आंखों से कैसे देखा जा सकता है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि वे तथाकथित कौतुक भी इसे समझ सकते हैं। ये सच है। अगर ऐसा है तो हम सभी काफी हद तक एक जैसे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन प्रतिभाओं की तरह हैं? ऐसा लगता है कि कोई गलती नहीं है। हाँ। भिक्षुओं का एक समूह वहां बातचीत कर रहा था। क्या फैंग चेन भी बर्फ और आग सागर के इस तरफ है? इसके अलावा उसने एक आधे कदम सेंट दायरे विशेषज्ञ को भी मार डाला। जियो युनटिंग की अभिव्यक्ति जम गई। उसकी भावनाएं बेहद जटिल, स्तब्ध और निराशा से भरी हुई। मैं सम्राट क्षेत्र में एक किसान को भी मारने के लिए संघर्ष करता हूं, फिर भी वह अब आधे कदम वाले संघ क्षेत्र विशेषज्ञ को दबा सकता है और मार सकता है। अगर हम कुछ और दशकों तक इंतजार करते हैं तो क्या वह एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ को भी नहीं मार पाएगा? जियो युनटिंग सोचने से खुद को नहीं रोक सका। अगर फैंग चेन के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है तो सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। बादल स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र वास्तव में हजारों वर्षों से बादल स्वर्ग पवित्र भूमि में नंबर एक विलक्षण और राक्षस है। यहाँ तक कि वे युवा सम्राट भी इस उम्र में ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अंडरवर्ल्ड का बूढ़ा आदमी जानकार और अनुभवी होने के कारण बोला। वह अभी भी फैंग चेन की असाधारण प्रतिभा से बेहद हैरान था। उन्होंने इस तरह के कौतुक के बारे में कभी नहीं देखा या सुना था। वह रिटर्न इनवॉर्ड दायरे के तीसरे स्तर पर था जब उसने आधे कदम वाले सेंट दायरे के विशेषज्ञ को आसानी से मार डाला। ये किस तरह का राक्षस है? मास्टर, क्या आपको लगता है कि मैं फैंग चेन से आगे निकल सकता हूँ? जियो युनटिंग ने महसूस किया कि उसके ऊपर निराशा की लहर बह गई है। जब फैंग चेन सम्राट क्षेत्र में था तो वह बेहद आश्वस्त था। उसे विश्वास था कि वह एक दिन फैंग चेन से आगे निकल जाएगा। हालांकि फैंग चेन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वह पहले ही शून्यता क्षेत्र में लौटने के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा रिटर्न इनवॉर्ड दायरे के तीसरे स्तर पर कोई भी आधे कदम वाले सेंट दायरे विशेषज्ञ को दबा सकता है और मार सकता है। ये सब सोचकर वह तेजी से शक्तिहीन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके और फैंग चेन के बीच की खाई बढ़ रही थी और उसे अब फैंग चेन के साथ पकड़ने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। जैसे ही जियो युनटिंग पूरी तरह से निराशा में था, एक परिष्कृत अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने बैठ गया। यह अधेड़ उम्र का आदमी जियो युनटिंग से मिलता जुलता था। आप वास्तव में फैंग चेन से आगे निकलना चाहते हैं? अधेड़ उम्र का आदमी बोला। ये सुनकर जियो युनटिंग तुरंत सतर्क हो गया और अपने सामने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम जियो चोंगलो है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। परिष्कृत दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। यही नहीं, जियो युनटिंग अचानक खड़ा हो गया, अपनी आभा को उजागर किया और उसके सामने की मेज चकनाचूर हो गई। फिर उसने एक लंबी तलवार बनाई और जियो चोंगलू पर वार कर दिया। लेकिन अगले ही पल जियो चोंगलू ने 2 उंगलियां बढ़ाईं और सीधे उनके बीच लंबी तलवार को जकड़ लिया। बैंग! अविनाशी दिव्य तलवार कई टुकड़ों में टूट गई थी। आपके पास काफी गुस्सा है। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। ये देखकर जियो युनटिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया, एक आदत जिसे उसने कई वर्षों के जीवन और मृत्यु के अनुभवों में विकसित किया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि परिवेश एक विशेष बाधा द्वारा बंद हो गया है जो जियो युनटिंग को पीछे हटने या आगे बढ़ने से रोक रहा है। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, आप इसे तोड़ नहीं सकते। आप कितने भी सक्षम क्यों न हो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। जियो चोंगलू ने शांति से कहा। आप क्या करना चाहते हैं? जियो युनटिंग ने एक गहरी सांस ली, जल्दी से खुद को शांत किया और जियो चोंगलू को गौर से देखा। लोगों के बारे में इतना बुरा मत सोचो। आखिरकार मैं तुम्हारा पिता हूँ। हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है और मैं सिर्फ आपके साथ बातचीत करना चाहता था। शायद मैं कुछ मदद की पेशकश कर सकता हूँ। इससे पहले कि जियो चोंगलो बोलना समाप्त कर पाता, जियो युनटिंग ने उसे सीधे बाधित किया। मेरा कोई पिता नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु 20 साल से अधिक समय पहले हुई थी। वह पहले ही मर चुका था जब उसने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया। जियो युनटिंग का चेहरा बर्फीला ठंडा था, उसकी आंखें आक्रोश से भर गईं। वह जियो चोंगलू से कभी नहीं मिला था, क्योंकि जियो चोंगलू ने अपनी माँ को तब छोड़ दिया था जब वह उसके साथ गर्भवती थी। क्योंकि उसका कोई पिता नहीं था, जियो युनटिंग का बचपन बेहद दयनीय था। उसे अक्सर धमकाया जाता था और कहा जाता था। समय के साथ जियो युनटिंग अपने पिता से नफरत करने लगा, जिनसे वह कभी नहीं मिला था। आपके पास एक बात गलत है। तुम्हारी माँ कभी मेरी पत्नी नहीं रही और मैं जियो चोंगलू की कभी पत्नी नहीं रही। आपकी माँ के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से सहमति से था, बस एक रात का स्टैंड। मुझे नहीं पता था कि वह आपके साथ गर्भवती थी। जियो चोंगलू ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें जियो युनटिंग का यह आरोप नापसंद था कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया था।
क्योंकि जियो युनटिंग की माँ उसकी पत्नी नहीं थी, उसे केवल ये पता चला कि जियो युनटिंग उसका बेटा था जब उसने सुना कि जियो युनटिंग प्रसिद्ध हो गया था और उसने देखा कि जियो युनटिंग का चेहरा कुछ हद तक उसके अपने जैसा दिखता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन ये जानने पर कि जियो युनटिंग उसका बेटा था, वह तुरंत दौड़ पड़ा। बेशक ऐसा नहीं था कि जियो चोंडलू अपने बेटे से इतना प्यार करता था, बल्कि यह था कि जियो युनटिंग के पास अभी भी उसके लिए एक उपयोग था। मैंने सुना है कि आपको क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में यूतियान द्वारा अपमानित किया गया था। क्या आप बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र को अपने पैरों के नीचे रौंदना चाहते हैं? यदि आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जियो चोंडलू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे मुद्दे पर चले गए। ये सुनकर जियो युनटिंग चुप हो गया। उसने हमेशा सोचा था कि जियो चोंडलू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया था, और कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक रात का स्टैंड था। मुझे विश्वास नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। जियो युनटिंग को गहरा झटका लगा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है। इसके अलावा उसकी माँ ने उसे स्पष्ट रूप से जियो चोंडलू के बारे में बहुत कुछ बताया था जब वह एक बच्चा था, तो यह एक आकस्मिक वन नाइट स्टैंड कैसे हो सकता है? मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली संघ क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में मेरे पास एक नश्वर महिला को छोड़ने का कोई कारण नहीं है, खासकर जब से वह मेरे बेटे के साथ गर्भवती है। भले ही मैं आपकी माँ को पसंद न करूं, फिर भी मैं आपकी खातिर आपकी सहायता करूंगा। कम से कम मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा ताकि तुम इतनी दयनीय स्थिति में न रहोगे, जियो चोंडलू ने गहरी आवाज में कहा। इतना कहने के बाद उसमें से एक शक्तिशाली आभा निकली। एक जोरदार धमाके के साथ दबाव झेलने में असमर्थ जियो युनटिंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था। हालांकि मानसिक पीड़ा उसके लिए शारीरिक तनाव से ज्यादा दर्दनाक थी। ये पता चला है कि वह जिस पर जोर दे रहा था वह वास्तव में एकजुट था और उसकी माँ उसे हमेशा धोखा दे रही थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र को अपने पैरों के नीचे रौंदना चाहते हो? यदि आप चाहें तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। जियो चोंडलू ने अपनी प्रभावशाली आभा वापस ले ली और जियो युनटिंग को शांति से देखा। जियो युनटिंग के चुनाव करने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय जियो युनटिंग आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा था। अपने दुखद बचपन के बारे में सोचकर वह जियो चोंडलू के अनुरोध से सहमत नहीं हो सका। हालांकि बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र की शक्ति निर्विवाद है और वह उसे पकड़ नहीं सकता है। यदि वह अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करता है तो वह शायद इस जीवनकाल में फैंग चेन को पैरों के नीचे नहीं रौंद पाएगा। अब एक महान अवसर है। यदि वह जियो चोंडलू की मदद की पेशकश को स्वीकार कर लेता है तो उसके पास युतियान शेंगजी को पार करने का मौका होगा। बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के पीछे बादल स्वर्ग की पवित्र भूमि है जिसमें अनगिनत संसाधन और अत्यंत उच्च प्रतिभा है। यहाँ तक कि दानव जाति का प्राचीन शाही परिवार भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वे बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र को अपने पैरों तले रौंद सकते हैं। मुझे आपके शब्दों पर विश्वास क्यों करना चाहिए कि आप युनटियन के पवित्र पुत्र को अपने पैरों के नीचे रौंद सकते हैं? यहाँ तक कि अगर आप एक संघ क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ हैं तो प्राचीन शाही परिवार की तुलना में संघ क्षेत्र 9वें स्तर का विशेषज्ञ क्या है? जियो युनटिंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर गंभीरता से बोला। हालांकि उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके शब्दों को एक विकल्प माना जा सकता है। जियो चोंडलू ने भी इसे समझा, इसलिए उसने बस कोई और सवाल नहीं पूछा, जो जियो युनटिंग को चेहरा देने का एक तरीका भी था। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि और उनकी तुलना में वे प्राचीन शाही परिवार क्या हैं? जियो चोंडलू ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा, अगर मैं चाहूं तो यह अपरिहार्य है कि आप युतियान शेंगजी से आगे निकल जाएंगे। ये स्वर्ग सहायक दानव कला है जिसे एक शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया है। जब तक आप इस तकनीक को विकसित करते हैं तब तक आप न केवल बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र से आगे निकल जाएंगे, बल्कि आप दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक भी बन जाएंगे। ये सुनकर जियो युनटिंग ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है तो आप दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक क्यों नहीं बन गए? वह इतनी आसानी से मूर्ख नहीं था। यदि जियो चोंडलू ने जिस साधना तकनीक की बात की थी वह इतनी स्वर्ग विरोधी थी तो वह पहले से ही तियानिक्सुआन क्षेत्र पर हावी हो गया होता। वह यहाँ अपनी सांसें क्यों बर्बाद करेगा? ऐसा लग रहा था कि जियो युनटिंग ने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था और मुस्कुराते हुए शांति से कहा, आपको इस तरह मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का कौशल कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सिर्फ इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं। अगर मैं इस तकनीक को सीख पाता तो क्लाउड हेवन पवित्र भूमि और प्राचीन शाही परिवार बहुत पहले ही मेरे पैरों के नीचे रौंद दिए गए होते। ये सुनकर जियो युनटिंग ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, चूंकि आप इसे नहीं सीख सकते तो आपको क्यों लगता है कि मैं सीख सकता हूँ? क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली हूँ? आप संघ क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं, जबकि मैं केवल सम्राट क्षेत्र में हूँ। जियो युनटिंग मूर्ख नहीं था। यदि स्वर्ग सहायक दानव कला वास्तव में इतनी शक्तिशाली होती तो वह उसे इस तरह नहीं देता। मुझे नहीं पता कि आप इसे सीख सकते हैं या नहीं, लेकिन यह आपका मौका है और युतियान शेंगजी को पार करने का आपका एकमात्र मौका है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सीधे हार मानना चाहते हैं या इसे आजमाना चाहते हैं। आप क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के शिष्य हैं, इसलिए आपको क्लाउड हेवन पवित्र पुत्र की शक्ति को मुझसे बेहतर जानना चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त शक्ति और प्रतिभा नहीं है तो क्लाउड हेवन पवित्र भूमि अपने सभी संसाधन क्लाउड हेवन पवित्र पुत्र को दे देगी, आपको नहीं। यदि आप पुराने कदमों के अनुसार खेती करना जारी रखते हैं तो मुझे डर है कि आप इस जीवनकाल में कभी भी युतियान शेंगजी से आगे नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर जियो युनटिंग चुप हो गया। ये स्पष्ट रूप से सच था। बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र की साधना का स्तर उससे अधिक है और उसकी प्रतिभा भी बेहतर है। उसके लिए बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र को पार करना और उसे पैरों तले रौंदना मूल रूप से असंभव है। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे बस लेट रहे हैं और हार मान रहे हैं? अगर फैंग चेन जियो युनटिंग के विचारों को जानता तो वह निश्चित रूप से कहता, मैं बस नीचे लेटने और हार मानने जा रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ लेटने और कुछ न करने से पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूँ। क्या ये क्रोधित करने वाला नहीं है? मैं इस स्वर्ग सहायक दानव कला को आपके पास छोड़ दूंगा। यदि आप जीवन भर बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र की छाया में रहने के लिए संतुष्ट हैं तो इसे आजमाने की जहमत न उठाएं।
बस इस स्वर्ग सहायक दानव कला को जला दो। यदि आप बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र से आगे निकलना चाहते हैं तो इसे क्यों न आजमाएं। यहाँ तक कि अगर आप अंततः असफल हो जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं खोएंगे। जियो चोंगलो की आवाज़ दूर तक फीकी पड़ गई और वह पूरी तरह से गायब हो गया। जियो चोंगलो के जाने के बाद परिवेश सामान्य हो गया। जियो यूंटिंग ये जानकर चौंक गया कि उसके सामने कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, यहाँ तक कि टेबल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक नहीं था, बल्कि एक भ्रम था। लेकिन मेज पर एक पुरानी घिसी पिटी किताब की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि जो अभी हुआ था वह वास्तविक था। मास्टर, क्या वह जियो चोंगलू वास्तव में एक संघ क्षेत्र 9वें स्वर्ग विशेषज्ञ थे? जियो यूंटिंग ने पूछा। क्या जियो चोंगलो किस तरह का संघ क्षेत्र 9वां स्वर्ग विशेषज्ञ? बूढ़ा आदमी संदेह से भरा था। ये देखकर जियो यूंटिंग दहशत से भर गया। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के बूढ़े आदमी ने भी ध्यान नहीं दिया। एल्डर मिंग को यह बताने से पहले वह एक पल के लिए झिझका कि अभी अभी क्या हुआ था। क्या आप कह रहे हैं कि जियो चोंगलू आपके पिता हैं? बूढ़े आदमी मिंग ने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बूढ़े आदमी ने पूछा। ये सुनकर जियो यूंटिंग संदेह से भर गया। एल्डर मिंग की आवाज़ के स्वर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह जियो चोंगलू को जानता था, लेकिन उसकी आवाज़ में डर का संकेत भी था। जियो चोंगलू को न जानना असंभव है। क्या आपने स्वर्गीय दानव संप्रदाय के बारे में सुना है? एल्डर मिंग ने पूछा। बेशक, दुनिया में कौन स्वर्गीय दानव संप्रदाय के बारे में नहीं जानता। यह एक ऐसा प्राणी है जिससे त्यानिक्सुआन क्षेत्र में हर कोई नफरत करता है और मारना चाहता है। जैसे ही यह प्रकट होता है, प्रमुख शक्तियों की एक संयुक्त सेना द्वारा इस पर हमला किया जाएगा। मास्टर, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जियो यूंटिंग ने बात की। क्या आप जानते हैं कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय का संप्रदाय नेता कोई और नहीं बल्कि जियो चोंगलू है? हजारों साल पहले उन्होंने पहले ही संघ क्षेत्र के 9वें स्तर पर कदम रखा था। अतीत में उसने केंद्रीय दिव्य भूमि में अपना रास्ता बना लिया था और उसके हाथ अनगिनत शक्तिशाली लोगों के खून से सने हुए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वह था। बूढ़ा आदमी में गाहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सस्ता प्रशिक्षु वास्तव में जियो चोंगलू का बेटा था। जियो चोंगलू क्या वह शक्तिशाली है? जियो यूंटिंग बेहद हैरान था। तो ऐसा लगता है कि जियो चोंगलू ने पहले जो कहा था वह सच था। बेशक, वह हजारों साल पहले अजेय था। अब हजारों साल बीत चुके हैं और कोई नहीं जानता कि वह वास्तव में कितना मजबूत था। अब से आपको अपनी पहचान प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप त्यानिक्सुआन क्षेत्र में पैर जमाने में सक्षम नहीं होंगे। आप एक चूहे बन जाएंगे जिसे हर कोई मारना चाहता है और अंत में आप केवल त्यानो संप्रदाय में ही जा पाएंगे। एल्डर मिंग ने उसे याद दिलाया। वह उस नफरत से अच्छी तरह वाकिफ था जो सभी प्रमुख शक्तियों ने स्वर्गीय दानव संप्रदाय के प्रति रखी थी। यदि जियो यूंटिंग की पहचान उजागर हो जाती है तो यह विभिन्न ताकतों द्वारा एक संयुक्त तलाशी को ट्रिगर करेगा। विशेष रूप से जियो यूंटिंग की पहचान स्वर्गीय दानव संप्रदाय को लुभाने के लिए चारा बन जाएगी। किसी भी मामले में जियो यूंटिंग का भाग्य बेहद दुखद होगा। मास्टर, मैं समझता हूँ। जियो यूंटिंग ने अपने हाथ में स्वर्ग सहायक दानव कला को देखा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि एल्डर मिंग किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब उसके पास उन चीज़ों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उसे अपनी वर्तमान पसंद पर विचार करने की आवश्यकता थी। स्वर्गीय दानव कला की खेती करनी है या नहीं? खेती के बिना फैंग चेन को पैरों के नीचे रौंदने का कोई तरीका नहीं होगा। यदि कोई खेती करता है तो अभी भी एक मौका है, हालांकि संभावना बहुत कम है। ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। मास्टर, क्या आप स्वर्ग सहायक राक्षसी कला के बारे में जानते हैं? जियो यूंटिंग जानता था कि उसका गुरु बहुत जानकार था और बहुत कुछ जानता था। वह अपने गुरु के माध्यम से स्वर्ग सहायक दानव कला के बारे में अधिक जान सकता था और यह पता लगा सकता था कि जियो चोंगलू ने जो कहा वह सच था या नहीं। स्वर्ग सहायक राक्षसी कला, आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? बूढ़े ने पूछा। उसका चेहरा संदेह से भरा था। जियो चोंगलू ने मुझे एक साधना तकनीक दी जो कि यह स्वर्ग सहायक दानव तकनीक है। जियो यूंटिंग ने बात की। क्या जियो चोंगलू ने आपको स्वर्ग सहायक राक्षसी कला दी? ऐसा लगता है कि वह वास्तव में आपके पिता हैं। उन्होंने वास्तव में आपको ऐसी स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक दी है। एल्डर मिंग चौंक गए और उन्होंने जारी रखा। स्वर्ग सहायक दानव कला एक अत्यंत भयानक तकनीक है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आया है, लेकिन इस तकनीक में एक बेहद भयानक विशेषता है। इसका मतलब है कि आप अपने स्वयं के सुधार के लिए दूसरों की प्रतिभा को अंतहीन रूप से खा सकते हैं। यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी एक अद्वितीय प्रतिभा बन सकता है जब वह दूसरों से पर्याप्त प्रतिभा निगल लेता है। हालांकि इस तकनीक में एक खामी है। क्योंकि ऐसी क्षमताएं बहुत क्रूर और अमानवीय हैं, इसलिए उन्हें दुनिया बर्दाश्त नहीं करती है और इसलिए इन्हें राक्षसी तकनीक कहा जाता है। इसके अलावा ये राक्षसी पद के समान है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जिससे हर कोई नफरत करता है और मारना चाहता है। एक बार उजागर होने के बाद यह अनिवार्य रूप से सड़क पार करने वाला चूहा बन जाएगा। हालांकि इस अनूठी विशेषता ने अनगिनत लोगों को इसे चाहने और भाग्य को धता बताने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है। ये सुनकर जियो यूंटिंग की आंखें उत्कट रोशनी से चमक उठीं। फैंग चेन को हराना और उसे पैरों के नीचे रौंदना जियो यूंटिंग का जुनून बन गया है। विशेष रूप से होली लैंड ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने विशेष रूप से फैंग चेन को नाम से चुनौती दी। हालांकि फैंग चेन प्रकट नहीं हुए, जिससे उन्हें पवित्र भूमि प्रतियोगिता के दौरान चेहरा खोना पड़ा, जिससे जियो यूंटिंग को अंततः फैंग चेन से मिलने की अनुमति मिली। उसे लगा कि फैंग चेन उसे नीची दृष्टि से देख रहा है। जियो यूंटिंग ने अपने दिल में एक प्रतिज्ञा की थी कि वह फैंग चेन को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करेगा और उसे यह महसूस कराएगा कि उसे नीची दृष्टि से देखा जाना कैसा था। ये वास्तव में आपका एकमात्र मौका है और मैं आपको इस तकनीक का अभ्यास करने की अनुमति दूंगा। लेकिन एक शर्त है, एक बार जब आप दूसरों के सार को खा जाते हैं तो आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। केवल किसी और के सार को पूरी तरह से अपने सार में बदलकर ही आप इस तकनीक को विकसित करना जारी रख सकते हैं। ये भी स्वर्गीय दानव कला का एक दोष है। दूसरों के सार को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है, अन्यथा दूसरों की आभा किसी के शरीर में बनी रहेगी। आम लोग इसका पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग इस तकनीक को जानते हैं वे आसानी से इसका पता लगा सकते हैं, विशेष रूप से प्रमुख ताकतों के शक्तिशाली आंकड़े जो आसानी से इसकी खोज कर सकते हैं।
एक बार जब आपको पता चल जाएगा तो आप पूरे तियानिक्सुआन क्षेत्र के साथ मतभेद में होंगे और यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। उस समय आप केवल अपने पिता की तरह ही राक्षसी पद के सदस्य बन पाएंगे। बूढ़े आदमी मिंग ने गहरी आवाज में कहा, चिंता मत करो मास्टर, मैं याद रखूंगा। मैं तब तक खुद को उजागर नहीं करूंगा जब तक कि मेरे पास पूर्ण शक्ति न हो, जब तक कि मेरे पास फैंग चेन को अपने पैरों के नीचे कुचलने की ताकत न हो। जियो यूनटिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह पहले से ही स्वर्गीय दानव हमले के फायदे और नुकसान को स्पष्ट रूप से समझ चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। उस स्थिति में आपको क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर वापस नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय अपनी ताकत को जल्दी से सुधारने के लिए स्वर्ग सहायक दानव कला का उपयोग करें। जब आप क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर लौटें तो सभी को आश्चर्यचकित करें। उन्हें बताएं कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि न केवल क्लाउड हेवन पवित्र पुत्र एक प्रतिभाशाली और विलक्षण व्यक्ति का घर है, और यह कि क्लाउड हेवन पवित्र पुत्र मानव जाति के बीच सबसे विलक्षण नहीं है। और आप क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के नए पवित्र पुत्र बन जाएंगे जो फैंग चेन को पूरी तरह से बदल देंगे और भविष्य में क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के पवित्र भगवान बन जाएंगे। एल्डर मिंग जितना अधिक बोलता था वह उतना ही अधिक उत्साहित होता जा रहा था, जैसे कि वह पहले से ही जियो यूनटिंग को फैंग चेन को पैरों के नीचे रौंदते हुए और क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का पवित्र भगवान बनते हुए देख सकता था। साथ ही हम अपने भौतिक शरीर के पुनर्निर्माण की उनकी आशा देख सकते हैं। मास्टर, आप मुझसे भी ज्यादा उत्साहित क्यों लग रहे हैं? जियो यूनटिंग एक पल के लिए अवाक रह गया, यहाँ तक कि वह सीधे तौर पर शामिल व्यक्ति अंडरवर्ल्ड के बूढ़े आदमी की तरह उत्तेजित नहीं था। क्या मैं अपने शिष्य को इतना उज्ज्वल भविष्य देखकर खुश नहीं हूँ? और मैंने ये भी देखा कि मैं जल्द ही अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो जाऊंगा, यही वजह है कि मैं इतना उत्साहित था। बूढ़ा आदमी मिंग हंसा। जियो यूनटिंग के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने कहा, मास्टर चिंता मत करो, मैं इन सभी चीज़ों को घटित करूंगा। मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपके भौतिक शरीर को फिर से आकार देने में आपकी मदद करूंगा और यहाँ तक कि आपको पहले से अधिक शक्तिशाली बनाऊंगा। और मैं यूं तियान शेंगजी को भी अपने पैरों के नीचे रौंदूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह फिर कभी नहीं उठ सकता। जियो यूनटिंग ने बड़े उत्साह के साथ कहा। जैसे जैसे वह बोलता था वह और अधिक उत्साहित होता गया, जैसे कि पहले एल्डरमिंग की तरह, जैसे कि वह पहले से ही एक उज्ज्वल भविष्य देख सकता था। फ्लेम सिटी। फैंग चेन आराम करने के लिए सराय लौटे ही थे कि उनके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। डिंग, बधाई हो मेजबान, आप सफलतापूर्वक सुस्त हो गए हैं और एक अमर आत्मा फल प्राप्त कर लिया है। एक दिव्य आत्मा फल। यह आवाज सुनकर फैंग चेन डर गया, उसका चेहरा सदमे से भर गया। इसका कारण यह है कि इनाम बहुत उदार है। यह एक दिव्य आत्मा फल है। जब कोई चरम पर साधना करता है और अमरता के मार्ग में प्रवेश करता है तो नियमों को समझने से अमर आध्यात्मिक फल संघनित हो जाएगा। यह अमरों का महान दाव भी है और सभी शक्ति का मूल भी है। एक अमर आत्मा फल एक अमर का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि एक भी अमर स्पिरिट फ्रूट को परिष्कृत करना निश्चित रूप से आपको अमर नहीं बनाएगा। हालांकि यह मार्शल आर्ट में आपके रास्ते को अबाधित बना देगा। आप अनिवार्य रूप से भविष्य में अमर के दायरे में प्रवेश करेंगे। हालांकि उनकी साधना का स्तर अमर क्षेत्र में तय किया जाएगा, जो कि ऊपरी सीमा है और वे आगे नहीं बढ़ सकते। ये वास्तव में एक दिव्य आत्मा फल है। फैंग चेन पूरी तरह से चौंक गया। हालांकि इमॉर्टल स्पिरिट डाव फ्रूट में कुछ कमियां हैं। एक बार जब आप इसे परिष्कृत कर लेते हैं तो आपकी ऊपरी सीमा केवल अमर क्षेत्र होगी और आप तब तक और सुधार नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको समान कानून स्तर का दाव फल नहीं मिल जाता, लेकिन उच्च स्तर। अन्यथा किसी का जीवन अमरों के दायरे तक ही सीमित रहेगा और आगे कोई प्रगति संभव नहीं होगी। यह उन प्रतिभाओं और विलक्षण प्रतिभाओं के लिए अस्वीकार्य है जो अंतिम मार्ग का अनुसरण करते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यह हमारा आध्यात्मिक फल निश्चित रूप से दुनिया का सबसे अच्छा आध्यात्मिक खजाना है। लेकिन यह अमरों का क्षेत्र है। इस दुनिया में कितने लोग ऐसी सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच सकते हैं? जब तक फैंग चेन को अमर आत्मा फल प्राप्त करने की खबर फैलती है तब तक यह अनुमान लगाया जाता है कि तियानिक्सुआन क्षेत्र की सभी प्रमुख ताकतें उसका शिकार करने और उसे अमर आत्मा फल प्राप्त करने के लिए आएंगी। अधिकांश लोगों के लिए सम्राट क्षेत्र वह लक्ष्य है जिसका वे जीवन भर पीछा करते हैं, और उच्चतम क्षेत्र भी। एक बार जब लोगों को पता चल जाता है कि वे अमर के दायरे में प्रवेश कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से अनगिनत लोगों को पागल कर देगा। इस दुनिया में सम्राट क्षेत्र में बहुत सारे विशेषज्ञ नहीं हैं, वे सभी पौराणिक हस्तियां हैं। अमर क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें, जो सम्राट क्षेत्र से ऊपर हैं। यह अमर आध्यात्मिक फल मेरे लिए बेकार है, लेकिन यह मेरे हाथ में तुरुप का पत्ता बन जाएगा। ये सीधे अमर क्षेत्र का टिकट है। फैंग चेन के पास एक प्रणाली है, जब तक वह सुस्त रहता है सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना केवल समय की बात है और वह अमर क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। इसलिए उन्हें मार्शल आर्ट में अपना रास्ता काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह अमर आत्मा फल को परिष्कृत करना चाहता है तो वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि वह इसे परिष्कृत करने से पहले अमर क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ न हो जाए। हालांकि कोई भी अमर आत्मा फल के भीतर शक्ति के एक हिस्से का उपयोग कर सकता है जिसमें कोई कमी नहीं है। इसे फैंग चेन के तुरुप के पत्तों में से एक माना जा सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे फिर से हार मानने में सफल रहे। किस कथानक की ट्विस्ट ने इसे छोड़ना इतना आसान बना दिया? एक पल सोचने के बाद फैंग चेन, जो मूल कथानक से परिचित थे, को तुरंत पता चल गया कि किस साजिश को सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया था। ऐसा लगता है कि जियो यूनटिंग पहले ही अपने पिता जियो चोंगरू से मिल चुके हैं। इस जियो यूनटिंग ने शायद स्वर्ग सहायक राक्षसी कला प्राप्त की है। यह मूल उपन्यास में जियो यूनटिंग के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ भी है। स्वर्ग सहायक दानव कला प्राप्त करने के बाद से वह तेजी से बढ़ा है, महान ऊंचाइयों तक पहुंच गया है और बेहद भयानक गति से बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में उन्होंने लगभग सभी विलक्षण विशेषताओं को दबा दिया। फैंग चेन ने साजिश में हस्तक्षेप नहीं किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि साजिश को सफलतापूर्वक तोड़फोड़ करने से इतना उदार इनाम मिलेगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी फैंग चेन ने कभी कल्पना नहीं की थी। जियो यूनटिंग। फैंग चेन मन ही मन हंसना चाहता था। मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना है। स्वर्ग सहायक राक्षसी कला। किनलिंगलोंग और हुआमेंगेंग फैंग चेन के विचार सुनकर चौंक गए। विशेष रूप से किनलिंगलोंग सदमे से भर गए थे। वह इस नाम से परिचित थी, या यूं कहें कि यह कुछ शक्तिशाली गुटों के शिष्यों से परिचित थी।
विभिन्न शक्तिशाली ताकतें अपने शिष्यों को शक्तिशाली साधना तकनीक सिखाएंगी और स्वर्ग सहायक दानव कला उनमें से एक थी। किनलिंगलोंग स्वाभाविक रूप से इससे बहुत परिचित थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग सहायक दानव कला वास्तव में जियो युनटिंग द्वारा प्रकट और प्राप्त की जाएगी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह स्वर्ग सहायक राक्षसी कला हजारों वर्षों से प्रकट नहीं हुई है। यदि प्रमुख शक्तियों ने इस जानकारी को एक आवश्यक पाठ्यक्रम की तरह नहीं फैलाया होता तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलता। आपके चेहरों पर वे भाव क्या हैं? क्या हुआ? फैंग चेन ने किनलिंगलोंग और हुआ मेंगेइंग को अजीब अभिव्यक्ति से देखा। ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी बात से चौंक गए हैं। उसने उस अभिव्यक्ति को पहले भी कई बार देखा था और हर बार इसका मतलब था कि वह कुछ महत्वपूर्ण के बारे में सोच रहा था। इन दोनों महिलाओं के हाव भाव बहुत ही अजीब थे। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ डरावनी चीजों के बारे में सोच रहा था। किनलिंगलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। हुआ मेंगेइंग ने पलकें झपकाईं और कहा, उसने मन ही मन सोचा, हम पवित्र पुत्र को अपने माध्यम से देखने नहीं दे सकते। हम उसे यह नहीं बता सकते कि हम उसके विचारों को सुन सकते हैं। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। चलो अब वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। किनलिंगलोंग को महान किन राजवंश में वापस भेजने का यह एक अच्छा समय है। फैंग चेन ने किनलिंगलोंग की ओर देखा और शांति से कहा। इसके बाद फैंग चेन ने किनलिंगलोंग को महान किन राजवंश में वापस भेज दिया और फिर हुआ मेंगेइंग को क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर वापस ले गया। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर लौटने पर उन्होंने विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक कमरे की तलाश की जहां कोई भी उन्हें परेशान न करे। उसने ऐसा एकांत में खेती करने के लिए नहीं बल्कि कुछ चीजों को सत्यापित करने के लिए किया। इस यात्रा के दौरान किनलिंगलोंग और हुआ मेंगेइंग के अक्सर अजीब भावों ने फैंग चेन को कुछ चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया तो मैंने लिन लोवेई से बात की। उसकी अभिव्यक्ति काफी अजीब थी, शिकायत और क्रोध दोनों दिखा रही थी, जैसे कि मैं किसी को उसे कोसते हुए सुन सकता था। यहाँ तक कि जब वह पहली बार हुआ मेंगेइंग से मिला तो उसने अपनी उपस्थिति को छुपाया, फिर भी हुआ मेंगेइंग ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। इसके अलावा मूल कहानी में शर्मीले चरित्र के विपरीत हुआ मेंगेइंग ने सीधे उससे संपर्क किया, जिसने फैंग चेन को हमेशा हैरान किया था। इसके अलावा रास्ते में किनलिंगलोंग के बदलते व्यवहार ने फैंग चेन को और भी अधिक असहज महसूस कराया। चाहे वह लिन लोवेई, हुआ मेंगेइंग या यहाँ तक कि किनलिंगलोंग हो, ये तीनों अक्सर एक विचित्रता का अनुभव करते हैं। खासकर हुआ मेंगेइंग। आपको पता होना चाहिए कि जब वह डिवाइन स्टोन पवेलियन में गई तो उसने अपनी आभा छिपाई और खुद को प्रच्छन्न कर लिया। यहाँ तक कि एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन हुआ मेंगेइंग ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। सबसे पहले फैंग चेन ने सोचा कि यह हुआ मेंगेइंग की विशेष क्षमता है, लेकिन उसके साथ इतना समय बिताने के बाद वह जानता था कि उसके पास वह क्षमता नहीं है। इस अवधि के दौरान उनके भावों को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वे तीनों मेरे विचारों को सुन सकते थे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि केवल महिला प्रधान ही मेरे विचारों को सुन सकती है। फैंग चेन ने इस अवधि के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसे याद किया और तुरंत समस्या की जड़ को महसूस किया। खासकर जब उन्होंने जियो युनटिंग की अपने पिता जियो चोंडलू के साथ मुलाकात के बारे में सोचा, तो जब उन्होंने स्वर्गीय दानव कला के बारे में सोचा तो उनके भाव काफी बदल गए। उनके चेहरे पर सदमा और विचित्रता दिखाई दे रही थी। यह ऐसा था जैसे वे जानते थे कि वह क्या सोच रहा था और उसकी आंतरिक आवाज सुन सकते थे। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर लौटने पर फैंग चेन तुरंत यहाँ आ गए। ये सब इसलिए था ताकि वे उसकी सच्ची भावनाओं को न सुन सकें। सिस्टम, क्या मेरी सच्ची भावनाओं को दूसरों द्वारा सुना जा सकता है? फैंग चेन पालथी मारकर बैठा था और अपने मन में सिस्टम से पूछ रहा था। उसके पास अंतिम उपाय के रूप में कुछ भी करने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन चीजों को केवल अटकलों के आधार पर सत्यापित या पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन सिस्टम शक्तिशाली है, इसलिए शायद ये कुछ जानता है। कर सकते हैं, क्योंकि मेजबान इस दुनिया से नहीं है, वे स्वर्गीय दाव द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन हैं। ये सभी ट्रांसमिग्रेटर्स द्वारा सामना किया जाने वाला प्रतिबंध है और प्रत्येक प्रतिबंध अलग है। मेजबान की सीमा यह है कि उनके विचारों को सुना जा सकता है। हालांकि सिस्टम के दमन के कारण केवल कुछ महिला पात्र ही इसे सुन सकती थीं। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये सुनकर फैंग चेन का दिल अचानक कड़ा हो गया। कोई अचरज नहीं, ये पता चला है कि ये 3 महिलाएं उसके विचारों को सुन सकती थीं। क्या इसका मतलब यह है कि उन सभी समयों में मैंने लिन लोवेई को एक बुद्धिहीन महिला कहा और किनलिंगलोंग को एक प्यार से प्रभावित बव्वा ने उन 2 महिलाओं द्वारा सुना था? दूसरों द्वारा अपनी सच्ची भावनाओं को सुनने और यहाँ तक कि उनके द्वारा अपमानित होने से फैंग चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मरने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन लोवेई ने खुद को जियो युनटिंग से दूर कर लिया। ये पता चला है कि उसने अपनी आंतरिक आवाज सुनी। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन लोवेई जियो युनटिंग से इतनी नफरत करते हैं। अगर यह वह होता तो शायद वह उस आदमी को बहुत पहले मार डालता। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन लोवेई उससे पूछने आई कि जियो युनटिंग के पिता कौन थे। उस समय उन्हें आश्चर्य हुआ कि लिन लोवेई यह सवाल क्यों पूछेंगे। मैं सोच रहा था कि क्या ब्लड डायमंड पूर्वज ने पहले ही जानकारी लीक कर दी थी, लेकिन ये पता चला कि यही कारण है। जियो युनटिंग के पिता केवल कहानी में बाद में दिखाई देते हैं, वह पहले के भागों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये पता चला कि लिन लोवेई ने उनके विचार सुने थे। सिस्टम, क्या इस समस्या को हल किया जा सकता है? फैंग चेन ने मन ही मन पूछा। दूसरों के उनके विचारों को सुनने के बारे में सोचकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वे उसकी सच्ची भावनाएं थीं, वह दूसरों को कैसे बता सकता है? ये कितना शर्मनाक है जब आप अपने मन में किसी को कोस रहे हों और इसमें शामिल व्यक्ति इसे सुनता हो। मेजबान, ये स्वर्गीय दाव द्वारा निर्धारित प्रतिबंध है जिसे हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा इसे हटाने से स्वर्गीय दाव से एक नया प्रतिबंध और सजा शुरू हो जाएगी जो और भी गंभीर होगी। हालांकि सिस्टम मेजबान को उनके विचारों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे उन्हें सुन सकते हैं या नहीं, और उनमें से कौन उन्हें सुन सकता है और कौन नहीं सुन सकता है। सिस्टम ने जवाब दिया। बस। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। अपने स्वयं के विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होना अच्छा है, ताकि इन 3 महिलाओं को पता चल सके कि फैंग चेन के सर्वोत्तम हित में क्या है, बजाय इसके कि उन्हें उसके सभी विचार सुनने दें। इसके अलावा फैंग चेन ने अन्य उपयोगों के बारे में भी सोचा। इसे टैंकिंग कौशल भी माना जा सकता है। मेरे आंतरिक विचार उन्हें उन चीज़ों को जानने की अनुमति देते हैं जो कहने में असुविधाजनक हैं।
यह मेरी गलती नहीं है कि वे मूल कथानक को बाधित करते हैं। मैं कथानक में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ और मुझे अभी भी गूंगा खेलने का इनाम मिल सकता है। ठीक उसी तरह जैसे जब हुआ मेंगेंग ने यिन यांग दिव्य जल प्राप्त किया तो लिन लोवेई ने यिन यांग दिव्य जल खोजने जाने से पहले उसके आंतरिक विचारों को सुना होगा और हुआ मेंगेंग ने लिन लोवेई का अनुसरण किया और इस तरह यिन यांग दिव्य जल को जब्त कर लिया। कुछ ही समय में फैंग चेन ने मूल कार्य से कथानक के कुछ यंत्रों का भी पता लगा लिया। ये पता चला है कि ये सभी परिवर्तन इसलिए थे क्योंकि ये 3 महिला नायक उनके आंतरिक विचारों को सुनने में सक्षम थीं। मजा, अगर वे मेरे विचारों को सुन सकते हैं तो क्या मैं जियो युनटिंग के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा? वे अपनी आंतरिक आवाज़ का उपयोग करके उन्हें कुछ बातें बता सकते हैं और इस प्रकार जियो युनटिंग में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस तरह मैं भी सुस्त हो सकता हूं और इस तरह सुस्त होने का इनाम प्राप्त कर सकता हूं। ये सोचकर फैंग चेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर ऐसा है तो क्या वह अपनी इच्छानुसार जियो युनटिंग के साथ नहीं खेल पाएगा? हालांकि ऐसा लगता है कि यह भी काम नहीं करेगा। आखिरकार जियो युनटिंग चुना हुआ है और कथानक को अभी भी उसे कुछ समय के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कहानी में निष्क्रिय रहने के लिए पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अभी के लिए इस आदमी को नहीं मार सकते। हम उसे सुस्त करना जारी रख सकते हैं, इस प्रकार उसे ऐसा करने के लिए एक इनाम अर्जित कर सकते हैं। प्रिय मेजबान, इसे स्थापित किया गया है ताकि आपके विचारों को दूसरों द्वारा अपनी इच्छानुसार सुना जा सके। सिस्टम की आंतरिक आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। यह अंत में हो गया है। सौभाग्य से मैंने इसे पहले ही खोज लिया था, अन्यथा ये बाद में कुछ अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकता था। फैंग चेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उसके पास वर्तमान स्थिति नियंत्रण में है, अगर वह बाद में अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता खो देता है तो कई चीजें बाहर निकल सकती हैं। इसके अलावा मूल कार्य में प्रत्येक महिला नायक अलग है। अगर उनमें से एक भी जियो युनटिंग के लिए समर्पित है तो ये सब खत्म हो गया है। मूल उपन्यास में एक चरित्र है जो जियो युनटिंग के प्रति समर्पित है और लंबे समय से ऐसा है कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर वह महिला मेरे विचारों को सुनती है तो मैं वास्तव में बर्बाद हो जाता हूँ। सौभाग्य से फैंग चेन ने इसे पहले ही खोज लिया था। जहां तक लिन लोवेई, किन लिंगलोंग और हुआ मेंगेंग का सवाल है, वे सभी फिलहाल ठीक हैं। लिन लोवेई और हुआ मेंगेंग को जियो युनटिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और फैंग चेन ने भी किन लिंगलोंग में बदलाव देखा। वह ये भी जानती थी कि जियो युनटिंग की उसकी पसंद के कारण किन राजवंश का पतन हुआ और वह जियो युनटिंग की पहचान भी जानती थी। इसलिए वह अब जियो युनटिंग को पसंद नहीं कर सकती थी, बल्कि उससे बेहद घृणा महसूस कर रही थी। शायद हमें किन राजवंश के जियो युनटिंग की खोज के बारे में जानने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा किन लिंगलोंग ये भी जानता है कि जियो युनटिंग ने स्वर्ग सहायक राक्षसी कला प्राप्त की थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सम्राट किन को इस बारे में बताएगी। शायद नहीं। ये जानते हुए कि जियो युनटिंग के पिता कौन हैं, एक बार जब ये खबर सामने आ जाएगी तो निश्चित रूप से महान किन राजवंश पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये कहना मुश्किल है। अगर बात निकल जाती है तो जियो युनटिंग की स्थिति शायद और भी कठिन हो जाएगी। जियो टिंग ने मन ही मन सोचा, स्वर्गीय दानव कला की खेती स्वर्गीय गहन क्षेत्र में सभी प्रमुख शक्तियों द्वारा निषिद्ध है। एक बार जब यह मामला उजागर हो जाता है तो जियो युनटिंग के पास त्यानिक्सुआन क्षेत्र में जाने के लिए कहीं नहीं होगा और उसके पास त्यानो संप्रदाय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। किन राजवंश के शाही महल के अंदर किन लिंगलोंग के लौटने के बाद वह किन सम्राट को खोजने गई। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर सम्राट किन ने स्मारक को अपने हाथ में रखा और मुस्कुराया। लिंगलोंग, यह क्या है? बोलो। किन सम्राट ने इस बेटी पर प्यार किया। पिताजी, मैंने सुना है कि बर्फ और आग सागर का सबसे गहरा हिस्सा एक निषिद्ध क्षेत्र है। क्या ये सच है? किन लिंगलोंग ने पलकें झपकाईं और भोली नजर से पूछा। आपने ये कहाँ से सुना? सम्राट किन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन जल्दी ही अपना आपा वापस पा लिया। मैंने इसे किसी और से, फ्लेम सिटी में एक सराय में काश्तकारों से सुना। वे कहते हैं कि बर्फ और आग सागर का सबसे गहरा हिस्सा एक निषिद्ध क्षेत्र है जहां महान आतंक रहता है। चूंकि उसने पहले ही शपथ ले ली थी, किन लिंगलोंग स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेगा कि यह फैंग चेन था जिसने ये शब्द कहे थे। इसलिए उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यह अफवाह थी। हालांकि वह केवल निषिद्ध क्षेत्र और महान आतंक शब्दों के माध्यम से कुछ सत्यापित करना चाहती थी। जाहिर है वह सफल हुई। अपने पिता की आंखों में क्षणभंगुर रूप देखकर उसे एहसास हुआ कि फैंग चेन ने जो कहा वह शायद सच था। सम्राट किन ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वास्तव में सच है। मैं मूल रूप से आपके वयस्क होने के बाद आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने इसके बारे में पहले ही सुना होगा। सम्राट किन ने स्मारक को अपने हाथ में रखा, फिर उठे और खिड़की के पास चले गए, बाहर देखते हुए और कहा, बर्फ और आग सागर का सबसे गहरा हिस्सा वास्तव में एक निषिद्ध क्षेत्र है और यह हमारे महान जोहू राजवंश से संबंधित है। हमारे महान किन के पैतृक ड्रैगन सम्राट ने एक बार बर्फ और आग सागर को पूरी तरह से शांत कर दिया था, लेकिन वह कुछ चीजों के कारण असफल रहा। जहां तक उन चीजों की बात है, कोई नहीं जानता। केवल हमारे पूर्वज पैतृक ड्रैगन सम्राट ही जानते हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से शांत नहीं किया गया है। बर्फ और आग सागर का सबसे गहरा हिस्सा भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और अनगिनत वर्षों से ठीक नहीं हुआ है। इस वजह से हमारा महान किन राजवंश शापित है और इसके आधे लोग हर पीढ़ी में नष्ट हो जाएंगे। आप भाग्यशाली हैं, आप उनमें से नहीं थे। सम्राट किन ने किन लिंगलोंग की ओर देखा और कहा, पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है? क्या इस अभिशाप को तोड़ने का कोई उपाय नहीं है? किन लिंगलोंग ने सदमे का नाटक किया। वह इस बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन उसने इतना चौंकाने का नाटक किया कि उसके पिता का संदेह न हो। अभी तक अभिशाप को उठाने का कोई तरीका नहीं है। केवल सम्राट स्तर का विशेषज्ञ ही इस अभिशाप को तोड़ सकता है। यदि आप या आपका बड़ा भाई सम्राट स्तर तक पहुंच जाता है तो शायद हम इस समस्या को पूरी तरह से हल कर सकते हैं। तो आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सम्राट ने किन लिंगलोंग की ओर दयालु भाव से देखा। इधर उधर मत खेलो, हम पर विश्वास करो, हम निश्चित रूप से इस समस्या को हल कर सकते हैं। किन लिंगलोंग ने अपनी छोटी मुट्ठी लहराए और गंभीर भाव से कहा, बेशक मुझे आप पर विश्वास है। सम्राट किन ने सिर हिलाया। किन लिंगलोंग अपने कमरे में लौट आया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। फैंग चेन ने एक बार जो शब्द कहे थे वे उसके दिमाग में गूंज रहे थे।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो कहा वह वास्तव में सच था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन ने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसके पिता ने कहा था, बिना किसी विचलन के। और फैंग चेन ने और भी अधिक विस्तार में बताया। क्या फैंग चेन में वास्तव में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता हो सकती है? क्या यह आदमी वास्तव में समय के दाव का विशेषज्ञ हो सकता है? चूंकि फैंग चेन को यह सब पता था, इसलिए उसने जियो युनटिंग के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जियो युनटिंग को इधर उधर क्यों रखें और उसे अनदेखा क्यों करें? किनलिंगलोंग संदेह से भर गया था। चूंकि फैंग चेन पहले से ही जियो युनटिंग की पहचान जानता था, इसलिए उसने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए इस आदमी को खत्म क्यों नहीं किया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंग चेन की स्थिति और स्थिति को देखते हुए जियो युनटिंग को मारना उसके लिए बेहद आसान होगा। हालांकि जियो युनटिंग की पहचान सरल नहीं है, फिर भी वह फैंग चेन से बहुत कम है। किनलिंगलोंग की सोच स्वाभाविक रूप से सरल थी। वह नहीं जानती थी कि जियो युनटिंग चुना हुआ था, जिसे स्वर्ग का पक्षधर था। यदि फैंग चेन वास्तव में उसके खिलाफ एक कदम उठाता है, भले ही फैंग चेन जियो युनटिंग को कुचल सकता है, तो वह विभिन्न कारणों से उसे मारने में असमर्थ होगा। साथ ही ये जियो युनटिंग को एक जबरदस्त अवसर भी देगा और फिर वह तेजी से सुधार करेगा। यही कारण है कि फैंग चेन ने जियो युनटिंग को कभी नहीं छुआ। उन्होंने इस आदमी को दबाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि इससे उसका कोई भला नहीं होता है। बेहतर है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए और खुद को जाने दिया जाए। वास्तव में ये फैंग चेन की सबसे बुद्धिमान कार्रवाई थी। स्वर्ग सहायक राक्षसी कला। चलो इसके बारे में भूल जाते हैं। फैंग चेन को इसके बारे में खुद ही बताने दें। अगर मैं सभी को बता दूं तो शायद इसका बड़ा असर होगा। किनलिंगलोंग ने मन ही मन सोचा। उसने विचार किया था कि अपने पिता को बताना है या नहीं कि जियो युनटिंग ने स्वर्ग सहायक दानव कला की खेती की थी। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद जियो युनटिंग ने केवल स्वर्गीय दानव कला प्राप्त की है। यदि यह खबर सामने आती है तो स्वर्गीय दानव संप्रदाय निश्चित रूप से महान किन राजवंश पर ध्यान देगा। महान किन राजवंश स्वर्गीय दानव संप्रदाय से डरता नहीं है, लेकिन यह महान किन राजवंश के लिए अंतहीन परेशानी लाएगा। किनलिंगलोंग ने ऐसा नहीं किया, और इसके अलावा अगर उसने ऐसा किया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह फैंग चेन के विचारों को सुन सकती है? ये सोचकर किनलिंगलोंग चुप हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे बारे में फैंग चेन की धारणा बदल गई है। क्या आप अभी भी अपने आप को एक प्यार से ग्रस्त बिगड़ल बववा के रूप में सोचते हैं? क्या तुम अब भी मुझसे पहले की तरह नफरत करते हो? किनलिंगलोंग आंखें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी नाजुक भौहें तन गईं। वह फैंग चेन की उसके बारे में धारणा के बारे में बेहद चिंतित थी और वह नहीं जानती थी कि वह इतनी परवाह क्यों करती है। शायद फैंग चेन ने उसे उन चीज़ों को करना बंद करने की याद दिलाई थी जो किन राजवंश और उसके भाई सम्राट के लिए हानिकारक होंगी। शायद ये फैंग चेन का समय पर बचाव था जब वह मौत के कगार पर थी, जिसने उसे बहुत झकझोर दिया था। किसी अज्ञात कारण से फैंग चेन से अलग होने के बाद किनलिंगलोंग की उसके लिए लालसा मजबूत और मजबूत होती गई और उसके दिल को शांति नहीं मिल सकी। बर्फ और आग सागर से लौटने के बाद से फैंग चेन ने कभी भी पवित्र आत्मा शिखर नहीं छोड़ा है और तब से वहां खेती कर रहा है। तब से 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है और इस दौरान फैंग चेन की खेती का स्तर रिटर्निंग वर्ल्ड दायरे के 7वें स्तर पर पहुंच गया है। खेती के बिना भी इसे शांत खेलने के पुरस्कारों के कारण उनकी साधना का स्तर अभी भी तेजी से बढ़ा। इस समय युनटियन पवित्र भूमि के मुख्य हॉल में एक भव्य बैठक आयोजित की जा रही है। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एक अर्ध सम्राट की कब्र का पता लगाने वाला है। यह कोई छोटी बात नहीं है और सभी प्रमुख शक्तियां इस पर पूरा ध्यान दे रही हैं। इसके अलावा यह अनगिनत काश्तकारों को आकर्षित करता है, इसलिए सम्राट क्षेत्र से नीचे के लोगों को नहीं जाना चाहिए। ऐसा न हो कि वे व्यर्थ में अपनी जान गंवा दें। हमेशा की तरह दूसरे एल्डर ने बैठक की अध्यक्षता की और संदेश प्रसारित किया। दरअसल उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुख्य हॉल के लोग पहले से ही खबर जानते थे। महाराज, क्या आप इस बार जा रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाता हूं तो क्या हमारी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि हर किसी की आलोचना का लक्ष्य नहीं बनेगी? और अवसरों के लिए मेरे संरक्षण में शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी अच्छा नहीं है। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। अगर दूसरों को नहीं पता तो वह कैसे नहीं जान सकता था? एक शिखर संत क्षेत्र विशेषज्ञ की इस मकबरे की सामग्री उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने कल्पना की थी। इसके अलावा यह एक शिखर संत क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र थी जो कई शक्तिशाली व्यक्तियों को आकर्षित करती थी, यहाँ तक कि संत क्षेत्र स्तर पर भी। इससे बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई और अनगिनत मौतें हुई। अगर वह वहां जाता तो उसे कई लोग, खासकर उन प्राचीन शाही परिवारों द्वारा निशाना बनाया जाता। बेशक अगर सामग्री काफी अच्छी है तो फैंग चेन इस पर विचार करेंगे, लेकिन केवल 2 आइटम थे जिन्होंने उसकी आंख को पकड़ा और इतने सारे लोग उनके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उसके लिए यात्रा करने का एक दुर्लभ अवसर था। पवित्र भूमि में आराम करना और ऐसा करने के लिए उदार पुरस्कार प्राप्त करना बेहतर है। अच्छा, दूसरे एल्डर ने उसे मजबूर नहीं किया, क्योंकि महामहिम पवित्र पुत्र बहुत सक्रिय थे। यदि वह अनिच्छुक है तो कोई भी उसे मजबूर नहीं करेगा जब तक कि पवित्र प्रभु हस्तक्षेप न करे। हालांकि पवित्र प्रभु अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी फैंग चेन को आदेश नहीं दे सकता है। वैसे दूसरी एल्डर जूनियर सिस्टर लिन कहाँ है? फैंग चेन ने चारों ओर देखा और लिन लोवेई को न देखकर उत्सुकता से पूछा। मूल उपन्यास में लिन लोवेई भी एक शिखर सैन्य दायरे के विशेषज्ञ की कब्र पर गए और बहुत कुछ हासिल किया। आमतौर पर उसे पवित्र भूमि में होना चाहिए। अफवाह यह है कि लिन लोवेई ने किसी की तलाश में पवित्र भूमि छोड़ दी और अभी तक वापस नहीं लौटा है। कई महीने हो गए हैं। एक बुजुर्ग जो जवाब जानता था बोला, मुझे आश्चर्य है कि वह किसे देखने जा रहा है। मुझे नहीं पता, मैंने उसे कभी इसका उल्लेख करते नहीं सुना। वह शायद अनुभव हासिल करने के लिए बाहर गया है। वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शिष्यों और बुजुर्गों ने इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। लिन लोवेई हमेशा अकेला रहा है और पवित्र भूमि पर लौटने से पहले अक्सर कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, जो सभी के लिए सामान्य है। वह रक्त दानव पूर्वज को खोजने गई होगी, लेकिन उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। यदि रक्त दानव पूर्वज को ढूंढना इतना आसान होता तो वह बहुत पहले ही धर्मी लोगों द्वारा मार दिया गया होता और अभी भी बड़े पैमाने पर नहीं होता। कोई बात नहीं, उसके अभिभावक बेहद शक्तिशाली हैं, वह ठीक होना चाहिए।
फैंग चेन क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से लिन लोवेई की अनुपस्थिति के बारे में बस उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लिन लोवेई का गार्जियन भी काफी शक्तिशाली है। भले ही वह कोल्ड मून स्वॉर्ड इमोर्टल ली हन्यू के स्तर पर न हो, फिर भी वह एक सेंट दायरे का विशेषज्ञ है जो लिन लोवेई की सुरक्षा की रक्षा के लिए पर्याप्त है। रक्तदानव पूर्वज विशेष रूप से मजबूत नहीं था, इसलिए लिन लोवेई को उससे डरने की जरूरत नहीं थी। उसके अभिभावक उसे संभालने में पूरी तरह सक्षम थे। फैंग चेन होली स्पिरिट पीक पर लौट आया और देखा कि हुआ मेंगेइंग कुछ फूलों और पौधों की देखभाल कर रही है, जो बहुत गंभीर लग रही थी। ये हुआ मेंगेइंग के कुछ शौक में से एक है। ड्रीम शैडो क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के शिष्य एक छोटी सेंट दायरे विशेषज्ञ की कब्र का पता लगाने वाले हैं। क्या आप जाना चाहते हैं? फैंग चेन ने हुआ मेंगेइंग की ओर देखा और पूछा। नहीं नहीं, हुआ मेंगेइंग ने अपना सिर घुमाया और गंभीरता से कहा। वह फैंग चेन के विचारों को सुन सकती थी और जानती थी कि इस तथाकथित शिखर संत क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र में कई अच्छी चीजें नहीं हैं और वहां जाने से बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा करने के बजाय पवित्र आत्मा शिखर पर खेती करना बेहतर होगा। क्या तुम सच में नहीं जा रहे हो? फैंग चेन ने गहरे विचार में डूबने का नाटक किया और कुछ कठिनाई से पूछा। क्या हम जाना चाहते हैं? हुआ मेंगेइंग को लग रहा था कि उसने कुछ देखा है और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, फैंग चेन ने सतह पर यह कहा, लेकिन वह वास्तव में जो सोच रहा था वह था, एक छोटी सेंट दायरे के विशेषज्ञ की कब्र मेरे लिए ज्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन इसके भीतर जो शहर दिखाई देता है उसमें एक दिलचस्प छोटी लड़की है। मुझे याद है कि उसे अभी सिटी में भिखारी होना चाहिए। उसके पास पीएलएस स्वॉर्ड हॉट काया है। अगर हम उसे वापस लाते हैं और उसे ठीक से प्रशिक्षित करते हैं तो वह निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ बन जाएगा। इसके अलावा ये छोटी लड़की महिला प्रमुखों में से एक है और बाद में जियो युंटिंग की दाहिनी हाथ की महिला बन जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें जाना चाहिए। फैंग चेन के विचारों को सुनकर हुआ मेंगेइंग की आंखें इधर उधर घूम गईं और उसने कहा, महाराज, मुझे अचानक फिर से जाने का मन कर रहा है। WTRLAB विलेन के हार मानने के बाद फीमेल लीड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हर समय होली स्पिरिट पीक पर रहना काफी उबाऊ है, मैं टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर कि छोटी लड़की जियो युंटिंग से संबंधित थी और उसके पास अच्छी प्रतिभा थी, हुआ मेंगेइंग मदद नहीं कर सकी लेकिन स्थानांतरित हो गई। वह जियो युंटिंग की प्रगति में बाधा डालने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसके अलावा अगर हम इस छोटी लड़की को वापस लाते हैं तो उसके पास पवित्र आत्मा शिखर पर एक साथी होगा। साथ ही ये जियो युंटिंग की शक्ति को कमजोर कर सकता है, तो क्यों नहीं? ठीक है, आप बाद में बड़ों के साथ जा सकते हैं। हालांकि आपको सावधान रहना चाहिए। यद्यपि आपकी वर्तमान ताकत काफी अच्छी है और आप ज्ञानोदय क्षेत्र में पहुंच गए हैं, दुनिया की प्रतिभाओं को कभी कम मत समझो। इसके अलावा इस बार एक शिखर संत क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र बेहद प्रभावशाली है और निश्चित रूप से कई प्रतिभाओं को आकर्षित करेगी। फैंग चेन ने निर्देश दिए। मैं सावधान रहूंगा, हुआ मेंगेइंग ने सिर हिलाया। फिर हुआ मेंगेइंग ने यूंटियन पवित्र भूमि के बुजुर्गों का पीछा करते हुए संत क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र तक पहुंचा। कब्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर हुआ मेंगेइंग ने प्रवेश नहीं किया, बल्कि दूसरी दिशा में जाते हुए छोड़ दिया। इससे हर कोई कुछ हैरान था, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हेली सिटी हाल ही में एक शिखर सेंट दायरे विशेषज्ञ से संबंधित एक मकबरे के उद्भव के कारण शहर अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो गया है। मजबूत व्यक्ति जो कभी दुर्लभ थे अब यहाँ आम हैं। दिव्य मूल क्षेत्र या सम्राट क्षेत्र में काश्तकारों का उल्लेख नहीं करने के लिए ज्ञानोदय क्षेत्र में भी कई साधक हैं। इसने हेली शहर को नियंत्रित करने वाले छोटे परिवारों को बेहद सतर्क होने के लिए प्रेरित किया है। अपनी कमजोरी के कारण उन्होंने हेली शहर के कुछ काश्तकारों के बैलगाम व्यवहार के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यदि आप किसी को भी उकसाते हैं तो वे आसानी से एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ बन सकते हैं जो आपको अपनी कलाई के एक झटके से मिटा सकते हैं। भिखारी वह अभी भी एक छोटी लड़की है। इस समय हुआ मेंगेइंग की दिव्य भावना ने पूरे हेली शहर को ढक लिया। लगातार फैंग चेन के दिल में छोटी लड़की भिखारी की तलाश कर रही थी। क्योंकि यह साधना की दुनिया है, इसलिए भिखारियों की संख्या अभी भी बहुत कम है। हुआ मेंगेइंग ने जल्दी से एक छोटी लड़की की पहचान की और खुद उसकी जांच करने चली गई। पीएलएस स्वॉर्ड हॉट फिजिक अत्यंत दुर्लभ है। इस काया वाले लोगों को तलवार के तरीके की असाधारण समझ होती है। हुआ मेंगेइंग बस थोड़ी सी जांच के साथ इस तरह के संविधान का आसानी से पता लगा सकता था। हेली शहर में बहुत सारे भिखारी नहीं थे और यहाँ तक कि छोटी लड़की भिखारी भी कम थी। शहर में केवल 4 छोटी लड़की भिखारी थीं। हुआ मेंगेइंग ने उन पर नजर डाली और देखा कि वे सभी साधारण काया के थे और उनके बारे में कुछ खास नहीं था। शेष छोटी लड़की वह व्यक्ति थी जिसे वह ढूंढ रही थी। जल्द ही हुआ मेंगेइंग एक जीर्ण शीर्ण पुराने घर में पहुंची और उसे छोटी लड़की मिली। छोटी लड़की अभी बहुत बुरी स्थिति में है, उसके आसपास कई वयस्क हैं। प्रबंधक लियू, ये वह होनहार प्रतिभा है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। उसके चेहरे और फिगर को देखो, वह निश्चित रूप से एक होनहार प्रतिभा है। वह निश्चित रूप से एक परी की तरह सुंदर होगी। जब तक आप उसे ठीक से प्रशिक्षित करते हैं स्टीवर्ड लियू, वह निश्चित रूप से भविष्य में सबसे खूबसूरत वेश्या बन जाएगी। इसके अलावा इस छोटे भिखारी की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई माता पिता नहीं है और वह कई वर्षों से हेली शहर में है। उसे नीचे ले जाना बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। यह एक चंचल आंखों वाले आदमी ने कहा था। स्टीवर्ड, जिसका उपनाम लियू था, अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसका सिर और कान मोटा बड़ा था। उसने शिफ्ट आंखों वाले आदमी की ओर भी नजर नहीं डाली और सीधे छोटी लड़की की ओर चल दिया। छोटी लड़की के चेहरे को देखते हुए उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। आप काफी भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी आशाजनक प्रतिभा मिली। मैं किसी को बाद में आपको 100 स्पिरिट स्टोन दूंगा। ये सुनकर शिफ्ट आंखों वाला आदमी बहुत खुश हुआ और बार बार अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक लियू। उनके लिए 100 स्पिरिट पत्थर बहुत थे जो उन्हें लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त थे। मुझे जाने दो, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? अतीत के डरपोक भिखारियों के विपरीत छोटी लड़की लगातार संघर्ष करती रही। उसकी आंखें तेज तलवारों की तरह चमकने लगती थीं क्योंकि वह लगातार अपने आसपास के लोगों को स्कैन करती थी। छोटी लड़की, तुम्हारे पास काफी जंगली पक्ष है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इस तरह की लड़की को प्रशिक्षित करना अधिक मजेदार है। मैनेजर लियू का चेहरा एक भद्दी मुस्कान से भरा था, लेकिन जल्द ही वह अब और नहीं हंस सका।
एक जोरदार धमाके के साथ एक शक्तिशाली दबाव उन पर बढ़ गया और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते उनके शरीर में अचानक विस्फोट हो गया। हालांकि किसी भी खून ने छोटी लड़की को नहीं छुआ। इसके अलावा छोटी लड़की ये देखकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुई, जैसे कि उसने इसे पहले ही हल्के में ले लिया हो। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। हुआ मिंगयिंग बाहर निकली और अनैच्छिक रूप से उससे पवित्रता की आभा निकली। ये बहुत सुंदर है। ये कहा जाना चाहिए कि हुआ मिंगयिंग एक ऐसी महिला है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को आकर्षित कर सकती है, यहाँ तक कि छोटी लड़कियां भी तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती हैं। क्या आप अपनी बहन की तरह मजबूत बनना चाहते हैं? हुआ मिंगयिंग ने छोटी लड़की की ओर देखा, अपना हाथ लहराया और उसके चारों ओर के सभी खून के धब्बे और जमी हुई मैल को बहा दिया। उसी समय एक पल में मूल रूप से गंदी और सुस्त छोटी लड़की बेदाग हो गई, गोरी त्वचा और हल्के ब्लश के साथ, और उसकी आंखें सितारों की तरह थीं। ऐसा लग रहा था कि उसका उत्तम चेहरा बिना किसी दोष के स्वर्ग द्वारा तराशा गया है। भले ही वह अभी भी युवा है, आप बता सकते हैं कि उसके पास एक ऐसा चेहरा है जो 1000 जहाजों को लॉन्च कर सकता है। उसका लुक किसी भी तरह से हुआ मिंगयिंग से कमतर नहीं है, या यूं कहें वह भविष्य में हुआ मिंगयिंग से आगे निकल सकती है। मुझे लगता है। छोटी लड़की ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हुआ मिंगयिंग ने पूछा। ये वुशुंग। छोटी लड़की की स्पष्ट और उज्ज्वल आवाज सुनाई दी, उसकी टकटकी हुआ मिंगयिंग पर मजबूती से टिकी हुई थी। ठीक है, तो तुम अब से मेरे पीछे आओगे। मैं तुम्हें अपने जैसा मजबूत बनने में मदद करूंगा, और शायद और भी मजबूत। हुआ मिंगयिंग ने ये वुशुंग के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा। अच्छा। ये वुशुंग ने तुरंत हुआ मिंगयिंग के पैर को गले लगा लिया। वह हमेशा अकेली और असहाय थी, जिसने उसके लचीले चरित्र को बनाया, लेकिन अब जब उसके पास अचानक भरोसा करने के लिए कोई था तो वह भी आत्मसंतुष्ट हो गई। अचानक एक आकृति ने हुआ मिंगयिंग का रास्ता अवरुद्ध कर दिया, उसे शांति से देखा और कहा, इस छोटी लड़की को नीचे रखो, वह मेरे साथ रहने के लिए किस्मत में है। जो व्यक्ति आया वह जियो यूनटिंग था। वास्तव में वह हुआ मिंगयिंग से पहले यहाँ आ गया था और उसने कई लोगों को ये वुशुंग को धमकाते हुए भी देखा था। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह स्वभाव से एक ठंडे दिल का व्यक्ति था और स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों की परवाह नहीं करता था। हालांकि एल्डमिंग द्वारा याद दिलाए जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि छोटी लड़की के पास पीएलएस स्वॉर्ड हॉट काया थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना मन बदल लिया। लेकिन जब वह लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। छोटी लड़की को हुआ मिंगयिंग ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। हुआ मिंगयिंग के आकर्षक चेहरे को देखकर जियो यूनटिंग ने पिछली आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता के अपमान को याद किया और हुआ मिंगयिंग को तुरंत रोक दिया। फैन चेन के साथ हुआ मिंगयिंग के रिश्ते को देखते हुए जियो यूनटिंग स्वाभाविक रूप से हुआ मिंगयिंग को इतनी आसानी से हुक से मुक्त नहीं होने दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अब स्वर्ग सहायक दानव कला में महारत हासिल कर ली है और उनकी साधना छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका अहंकार बढ़ गया है। अपने शत्रु को अपने सामने देखकर तुम बदला कैसे नहीं ले सकते? आप कहते हैं कि वह आपके लिए किस्मत में है, मुझे बताओ आप एक दूसरे के लिए कैसे किस्मत में हैं? लेकिन मैं उससे पहले उससे क्यों मिला? हुआ मिंगयिंग स्वाभाविक रूप से जियो यूनटिंग से डरती नहीं थी और स्वाभाविक रूप से वह जियो यूनटिंग को एक दोस्ताना रूप नहीं देगी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि हम एक साथ रहने के लिए किस्मत में हैं, हम एक साथ रहने के लिए किस्मत में हैं? दुनिया में इतना